नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका, जिसे रामायण काल में लंका, प्राचीन काल में शेलोन और आधुनिक युग में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, इसका प्री हिस्टोरिक पीरियड से आधुनिक पीरियड तक का इतिहास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी जियोग्राफी, इसकी डेमोग्राफी, इसके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और इसके जर्नी में रहे सभी पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल में कौन कौन से किंगडम थे, कौन कौन से लोग यहाँ पे रहते थे और उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से बड़े साम्राज्य आए, फिर उसके बाद कोलोनाइजेशन के पीरियड में श्रीलंका में क्या कुछ हुआ और फिर आज़ादी के बाद आज तक का जो इसका इतिहास है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और ये जो हमारी सीरीज है वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज, इसमें हम दुनिया भर के देशों का इतिहास पढ़ रहे हैं, दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं और प्राचीन किंगडम और एम्पायर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी सीरीज का ये वीडियो पार्ट रहेगा जिसमें आप विभिन्न वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन तो आसान होगी ही होगी, साथ में आप अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात आती है श्रीलंका की। श्रीलंका का जियोग्राफिकल लोकेशन मैप आप देख सकते हैं, ये है। भारत के साथ जब आप मैप देखते हैं तो हमेशा आपको श्रीलंका नजर आता है। ये इसका फ्लैग है। और भारत के पड़ोसी देशों के इतिहास के बारे में हम अभी पढ़ ही रहे थे, जिसमें हमने चाइना का इतिहास भी पढ़ा, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी देशों का इतिहास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी नंबर है श्रीलंका का, तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं। और ये जो मैप है इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ये सही मैप है इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज का। कई बार आपको मैप्स में त्रुटियां नजर आती हैं जब भी चाइना के मैप की बात आती है या पाकिस्तान के मैप की बात आती है, लेकिन ये मैप एकदम करेक्ट है, इसे आप मान के चलिएगा। बाकी अगर कोई मैप आए जिसमें कोई त्रुटि हो तो उसे भी आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है श्रीलंका की प्रोफाइल की। श्रीलंका का जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। ये इसका मैप है। इसकी राजधानी एक नहीं बल्कि दो हैं। लेजिस्लेटिव जो इसकी राजधानी है, कैपिटल है, वो तो है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। यहाँ पे है जिसे कोटे कहा गया है, यही है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, बेसिकली यहाँ पे इनकी पार्लियामेंट है। और दूसरी इसकी राजधानी है कोलंबो। कोलंबो इनकी सबसे बड़ी सिटी भी है। ये इनकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की राजधानी है, कैपिटल है। बेसिकली यहाँ पे इनके सुप्रीम कोर्ट, इनके एग्जीक्यूटिव के हेड ऑफिस वगैरह जो है वो यहीं पे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, दो राजधानियां हैं। इसका क्षेत्रफल कम ही है, 65,600 स्क्वायर किलोमीटर है लगभग। और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 22 मिलियन है। अभी 2024 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 22 मिलियन के आसपास इनकी आबादी है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हैं सिन्हाला और तमिल, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पे बोली जाती है। अब ये जो सिन्हाला और तमिल है, ये ग्रुप्स जो हैं इनके बीच में एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, इसीलिए श्रीलंका की डेमोग्राफी को भी जानना बहुत जरूरी है। तो श्रीलंका की जो डेमोग्राफी है वो इनकी एथनिसिटी के हिसाब से देखें तो उसका मैप कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सिन्हालीज की है। सिन्हाली जो एथनिक ग्रुप है ये इंडो आर्यन और यहाँ के जो प्री हिस्टोरिक पीरियड से और एंशियंट पीरियड से ग्रुप हैं उनका मिक्सचर है। यानी जब इंडो आर्यंस यहाँ पे गए और वहाँ की ट्राइब्स के साथ वो मिक्सअप हो गए, उनके साथ उनके विवाहिक संबंध बन गए और उनके साथ वो मिक्सअप हो गए, तो यहाँ से जो ग्रुप बना वो तो था सिन्हालीज। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है तमिल, जिसमें श्रीलंकन तमिल्स भी हैं और इंडियन तमिल्स भी हैं। तो इनको आप देखिए कि नॉर्थ जो श्रीलंका है यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो हैं तमिलियंस। और जो नॉर्थ के बाद सेंटर से लेकर साउथ की तरफ जब जाते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ एरिया है वहां पे जो लोग रहते हैं वो है सिन्हालीज। उसके बाद इंडियन तमिल्स जो हैं वो कुछ कुछ क्षेत्रों में रहते हैं। ये इंडियन तमिल्स जो हैं ये कॉलोनियल पीरियड जो था, जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था इंडिया में भी और श्रीलंका में भी, तो उस दौर में बहुत सारे तमिलियंस को चाय की खेती कराने, कॉफी की खेती कराने के लिए ब्रिटिशर्स श्रीलंका लेके गए थे। तो ये लोग वहां पे रहते हैं। तो वहां की डेमोग्राफी में जो चेंजेस आए वो कॉलोनियल पीरियड में भी काफी आए। अब एक बात और है कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ 1983 से लेकर 2009 के बीच में, यहाँ पे एक सिविल वॉर रहा, गृह युद्ध रहा, जिसमें एक अलग तमिल राज्य की मांग रही थी। तो वो जो अलग तमिल राज्य की मांग हुई वो इसी क्षेत्र की हुई थी, नॉर्थ और ईस्टर्न क्षेत्र की, कि यहाँ पे एक अलग तमिल स्टेट बनाया जाए, अलग राज्य बनाया जाए, अलग देश बनाया जाए। जैसे
भारत में आपको पता है कि खालिस्तान मूवमेंट हुआ, वहां पे एक अलग देश की मांग की गई। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये एक अलग मांग की गई और ये मांग पूरी नहीं हुई, एक लंबा गृह युद्ध हुआ और जो भी ग्रुप्स इसकी डिमांड कर रहे थे उनको हटाया गया, उनको यहाँ पे मार गिराया गया। जैसे लिट्टे ग्रुप हुआ करता था प्रभाकरण वाला, जिसमें वही प्रभाकरण जिसने राजीव गांधी का असैसिनेशन करवाया था, तो उस लिट्टे ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ। वो इसी वजह से हुआ था कि श्रीलंका में ये जो एथनिकल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भाषा के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, उस वजह से। तो ये आप लैंग्वेज ग्रुप भी आप देख सकते हैं कि सिन्हाला बोलने वाली पॉपुलेशन जो है वो साउथ और सेंटर में रहती है और नॉर्थ और ईस्ट वाले हिस्सों में श्रीलंका में कौन रहते हैं, तमिलियन लोग रहते हैं। अब बात आती है इनकी रिलीजियस डेमोग्राफी की, तो श्रीलंका में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है और बुद्धिज्म की भी थेरावेदा जो बुद्धिज्म की ब्रांच है उसको फॉलो करती है। तो 70% से ज्यादा आबादी जो है वो बुद्धिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। 12.6% आबादी यहाँ पे हिंदुइज्म को फॉलो करती है, हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं और ये हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो ज्यादातर तमिलियन हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियंस भी हैं, तो मुस्लिम जो है उनकी आबादी तकरीबन 9.7% है और क्रिश्चियंस की आबादी जो है वो 7.6% है। तो ये इनका रिलीजियस डेमोग्राफी का मैप हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं, डेमोग्राफी में कुछ और चीज़ें भी रह गई। तो लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 93.3% है। ये पॉपुलेशन जो है 21 मिलियन, यानी कि 2021 की बात हो रखी है, तो उस दौर की पॉपुलेशन है। तो इतनी आबादी इनकी पढ़ी लिखी है और एथनिकल मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं। और सबसे बड़ा शहर इनका कोलंबो है और राजधानियाँ 2 हैं, श्री जयवर्धने कोटे और कोलंबो, ठीक है। टोटल प्रोविंस जो हैं वो 9 प्रोविंस है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें और 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेजिस्लेचर किस तरीके की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी प्रधानमंत्री का महत्व सबसे ज्यादा है। ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है, जैसे भारत में है उसी तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पे है डेमोक्रेसी का, ये सेम चीजें हैं। अब बात करते हैं लंका की, जो रामायण काल में लंका का विवरण दे रखा है। हालांकि उसे इतिहास में नहीं पढ़ते, हम भी हमारा भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हम रामायण महाभारत को इतिहास के तौर पे नहीं पढ़ते, उसे सामान्य तौर पे माइथोलॉजी के तौर पे पढ़ा जाता है। हालांकि हिंदुइज्म को मानने वाले लोग और कई लोग इससे आहत भी होते हैं कि रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी में क्यों कंसिडर किया जाता है, उसे इतिहास में क्यों नहीं कंसिडर किया जाता। इसका कारण यह है कि उसके बारे में एकदम प्रमाणित करने वाले एग्जैक्ट सारे के सारे फैक्ट नहीं मिलते, कि उसे पूरी तरीके से प्रूव नहीं किया जा सका है अभी तक कि रामायण में सच में जो चीजें बताई गई हैं वो ऐसी की ऐसी थी या नहीं थी। ऐसा ही महाभारत में है, तो इसे माइथोलॉजी में पढ़ा जाता है, लेजेंड्स में पढ़ा जाता है। लेकिन क्योंकि लंका का जिक्र रामायण में आता है तो उसके इस अंश को भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसकी हिस्ट्री पे चलेंगे। तो रामायण में लंका के बारे में बताया गया है कि लंकापति रावण था और वो जो लंका थी वो बहुत ही कमाल की सिटी थी, गोल्डन प्लेसेस थे वहां पे, बहुत ज्यादा रिच रिसोर्सेस थे। लेकिन उसका जो राजा था रावण, वो सभी गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी उसने एक बहुत बड़ी गलती करी और उसने क्या किया, भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता को एब्डक्ट कर लिया, उनका हरण कर लिया। ये बात आपको पता होगी कि सीता जी राम जी यहाँ से कोशला जो किंगडम था, जिसका मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोशला किंगडम जिसकी राजधानी अयोध्या थी, यहाँ से निकल के वो जब वनवास में निकले तो वनवास में से ही लंका के जो राजा थे रावण, उन्होंने इनका किडनैपिंग कर ली थी बेसिकली, और वो उनको लंका लेके चले गए थे। ये बात आपको पता होगी, ये रामायण में है, इसके बारे में पूरी डिटेल है। उसके बाद लंका पहुंचना था तो लंका में रावण का जो महल था उसको माना जाता है कि यहाँ पे था, ये सिरगिरिया नाम की जो जगह है आज के समय, यहाँ पे रावण का महल था। तो अब पहुंचना कैसे था, श्रीलंका पहुंचना था, बीच में ये समुद्र पार करना था। तो समुद्र पार करने के लिए बनाया गया क्या, राम सेतु ब्रिज, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये जो राम सेतु ब्रिज है, इसके बारे में देखिए रामायण में अलग तरीके से कहानी बताई गई, इसका अलग मैंने आपको एक अलग वीडियो भी बताया था कि ये मैन मेड है या नेचुरल है, ये किस तरीके से ये ब्रिज पहले था और अब एग्जिस्ट उस तरीके से नहीं करता, तो इसके बारे में बताया जाता है ये सब चीजें। तो उससे रिलेटेड जो कहानी बताई गई है रामायण में, तो उससे रिलेटेड जो साइट्स हैं, जो हिस्टोरिक साइट्स कह दीजिए या फिर रिलीजियस साइट्स जो हैं, वो आज भी हैं वहाँ पे। जैसे अशोक वाटिका है वहाँ पे, उसके अलावा हनुमान जी के कई मंदिर हैं वहाँ पे अलग अलग विषयों के ऊपर हिंदुइज्म की कई इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि रामायण को रिप्रेजेंट करती हैं, रामायण की कहानी को रिप्रेजेंट करती हैं,
ठीक है। अब इसमें पूरी कहानी तो आपको रामायण की पता ही है कि रावण का और राम जी का युद्ध हुआ, उसके बाद रावण को हराया गया, रावण को मारा गया, और उसके बाद सीता जी को यहाँ से बचाया गया और उनको वापस अयोध्या ले जाया गया। उसके बाद ये सभी कहानियां जो हैं ये खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो रामायण में लंका की लोकेशन बताई गई है कि क्या सच में यही श्रीलंका जो आज का है वही रावण की लंका थी या नहीं थी, इसके ऊपर एक डिबेट है। आजकल एक मॉडर्न डिबेट है जिसमें ये कई लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई यही जो क्षेत्र है जो श्रीलंका है, इसका जो सीगी रिया वाला क्षेत्र है, वहीं पे रावण का भवन हुआ करता था, वहीं पे उसका महल हुआ करता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे नहीं था। रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर क्लियरली ये मेंशन है कि भारत से, इंडिया की जो मेन लैंड है वहां से तकरीबन इस दिशा में और 100 योजन की दूरी पर एक जगह थी, उसे लंका कहा गया। 100 योजन यानी कि 1213 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर आप मान के चलिए, 1200 किलोमीटर की दूरी पर लंका स्थित थी। लेकिन ये जो श्रीलंका है ये तो भारत से तकरीबन 48 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये जो राम सेतु ब्रिज था, राम सेतु के बीच की ये जो डिस्टेंस है, और ये बेसिकली जैसे राम सेतु के डिस्टेंस से अगर आप नापें तो ये तो दूरी सिर्फ 48 किलोमीटर है। तो 48 किलोमीटर की दूरी जो ये है, ये तो 100 योजन नहीं हुई। तो इसका मतलब ये जो श्रीलंका है ये तो प्राचीन लंका नहीं हुई, ये कहते हैं। लेकिन क्या इस बात को पूरी तरीके से प्रूव करके हम प्राचीन लंका को ढूंढ पाए? अभी तक नहीं। तो उसके बारे में वो स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि वो लंका आज का जो मालदीव है, अगर हम लोकेशन में देखें तो कहीं ना कहीं उस मालदीव के आसपास के क्षेत्र में रही होगी, यहाँ पे रही होगी मालदीव के आसपास, और यहाँ पे वो सबमर्ज हो गई और यहीं पे एक मैन मेड ब्रिज बनाया गया था, वो भी सबमर्ज हो गया और लंका जो है वो इंडियन ओशन में सबमर्ज हो गई, कहीं मेडागास्कर और मालदीव के आसपास के क्षेत्र में रही होगी। लेकिन ये जो क्लेम्स हैं इनको ना तो अभी तक प्रूव किया जा सका है और इनके ऊपर कोई ज्यादा डिटेल में बात इतना करता भी नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि श्रीलंका में टूरिज्म पर्पज के लिए और श्रीलंका में कई सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि रामायण से इंस्पायर्ड हैं, रामायण की कहानी को व्यक्त करती हैं, तो श्रीलंका को ही सामान्य तौर पे लंका माना जाता है। अब कई लोग रामायण को हिस्टोरिक भी नहीं मानते, कई लोग इसे हिस्टोरिक भी मानते हैं। तो रामायण के बारे में जो कहानी है उसे श्रीलंका के इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, उसे श्रीलंका के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है। इतिहास की अगर बात आती है तो अब हम बात करेंगे इसका ओवरव्यू और इसकी प्री हिस्टोरिक पीरियड से मॉडर्न पीरियड तक की कंप्लीट हिस्ट्री को हम जानेंगे। तो अर्ली ह्यूमन बीइंग के जो रिमेन्स हैं, जो श्रीलंका में ह्यूमन बीइंग्स पहुंचा, आज का जो मानव है वो श्रीलंका में पहुंचा, तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि तकरीबन 38,000 साल पहले यहाँ पे बैलंगोड़ा जो मैन था, एक प्रजाति है ह्यूमन बीइंग्स की। बैलंगोड़ा जैसे आज होमोसेपियन है, उसी तरीके से प्राचीन काल में एक ह्यूमन बीइंग हुआ करता था, उसका नाम था बैलंगोड़ा। वो 38,000 साल पहले यहाँ पे पहुंच चुका था, उसने यहाँ पे अपना जीवन बिताया। स्टोन एज की ये बात है। स्टोन एज में भी आपको पता है 3 स्टोन एज थी, एक तो पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। तो उस पीरियड में बैलंगोड़ा मैन जो था वही श्रीलंका का हैबिटेंट था, वहीं पे वो रह रहा था। अब श्रीलंका जो है उसके बाद कई राजाओं के द्वारा रूल की गई, कई सारे किंगडम थे, तकरीबन 295 राजाओं की यहाँ पे हिस्टोरिकल जो है हमें विवेचना मिलती है कि तकरीबन 295-300 राजा श्रीलंका के इतिहास में रहे हैं। उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है सही से 6 सेंचुरी बीसी से। 6 सेंचुरी बीसी का जो दौर है वो कौन सा दौर है? बुद्धिज्म, जैनिज्म का दौर है। और बुद्धिज्म जो कि श्रीलंका का एक डोमिनेटिंग रिलीजन है, प्रोमिनेंट रिलीजन है, उसके बारे में जब बहुत सारी किताबें लिखी गई तो 6 सेंचुरी ईसा पूर्व जब गौतम बुद्धा का जीवन शुरू होता है, वहीं से श्रीलंका के इतिहास के बारे में भी हमें कई चीजें पता चलती हैं बुद्धिज्म के टेक्स्ट के द्वारा। अब बात आती है कि 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड जो है बुद्धिज्म को श्रीलंका में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके समय पे? सम्राट अशोक के समय पे। सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा ने श्रीलंका में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस दौर में कई चीजें लिखी गई, जैसे एक बुक लिखी गई महावंश जो है वो बुद्धिज्म की एक इंपॉर्टेंट बुक है। उसमें कई चीजें बताई गई हैं श्रीलंका में जो शुरुआती समय में जो राजा आए कौन थे वो। जैसे एक शुरुआती राजा थे, उस क्रॉनिकल्स में पता चलता है कि प्रिंस विजया जो नॉर्थ इंडिया से
तकरीबन बंगाल वाले हिस्से से एक प्रिंस थे जिनका नाम था विजया, वो आए थे और उन्होंने किंगडम ऑफ थांबा वैली जो है वो 6th सेंचुरी बीसी में स्टैब्लिश किया था। तो 6th सेंचुरी बीसी से पता चलता है थांबा वैली के बारे में, किंगडम ऑफ थांबा वैली, प्रिंस विजया। उसके बाद एक सिग्निफिकेंट राजा के बारे में पता चलता है कि पांडुकाम भाया जो है वो 4th सेंचुरी से बीसी में थे। बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है कि 3rd सेंचुरी बीसी में जिसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं श्रीलंका के अर्लियर जो टेक्स्ट हैं, जो कई बुद्धिज्म के टेक्स्ट हैं, कई लीजेंड्स हैं, कई उनसे हमें ये बातें पता चलती हैं। फिर पता चलता है कि जो चोला एम्पायर था, दक्षिण भारत का चोला एम्पायर, आपको पता होगा संगम एज में चेरा चोला पांड्या दक्षिण भारत को रूल करते थे। इंडियन पेनिनसुला का जो एकदम राइट साउदर्न पार्ट है वहां पे रूल करते थे। तो चोला एम्पायर ने श्रीलंका को जीता था। तो 993 से लेके 1077 के बीच में श्रीलंका को रूल किया और उसके बाद चोला एम्पायर ने इनको फतेह किया। और उसके बाद चोला एम्पायर के बाद आगे यूरोपियन पावर्स आए, जिसमें पुर्तगाली, डच यानी हॉलैंड वाले लोग, नीदरलैंड्स हॉलैंड वाले वो आए। फिर ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने इंडिया और श्रीलंका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सभी हिस्सों के ऊपर रूल किया। आपको पता है इंडिया आज जो है, और पाकिस्तान जो इंडिया से ही अलग हुआ, बांग्लादेश जो कि इंडिया और से ही अलग हुआ, और म्यांमार, इन सभी हिस्सों के ऊपर, इवन भूटान के ऊपर भी इन्फ्लुएंस था। तो इस सभी हिस्सों के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था 18th और 19th सेंचुरी में। और 20th सेंचुरी के मिड पीरियड तक तो ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल हुआ करता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो श्रीलंका के ऊपर भी था। फिर श्रीलंका को आज़ादी मिली साल 1948 में, भारत को 1947 में मिली, श्रीलंका को 1948 में मिली। और 48 में भी पूरी आज़ादी नहीं मिली, डोमिनियन स्टेटस मिला, जिसमें फॉरेन पावर्स, फॉरेन अफेयर्स और जो इनकी मिलिट्री का जो भार था वो उस समय भी ब्रिटिशर्स के पास था, कंट्रोल उनके पास था बेसिकली। और पूरी तरीके से श्रीलंका 1972 में रिपब्लिक बना। फिर 1972 में रिपब्लिक बना, उसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे, एथनिकल कॉन्फ्लिक्ट रहे तमिल्स और सिन्हालीज ग्रुप के बीच में। फिर 1983 से लेकर 2009 के बीच में तो एक सिविल वॉर चला, 23 साल लंबा। उस सिविल वॉर के अंत के बाद 2009 से अभी 2024 तक जब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो चीज़ें कई इस तरीके की रही। श्रीलंका में कई उतार चढ़ाव रहे, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ही। टाइमलाइन को मैं अभी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 लाख साल पहले से, बिफोर प्रेजेंट से हम पढ़ते हैं 543 बीसी तक का जो पीरियड है। 543 बीसी से पहले का जो पीरियड है उसमें हमें लिखित में कुछ चीजें पता नहीं चलती हैं। रामायण के दौर में, रामायण 3000 बीसी के आसपास का घटनाक्रम माना जाता है तकरीबन। तो उस दौर के बारे में जरूर चीजें हैं, लेकिन वो भी हमें किस में पता चलती हैं? रामायण में। और रामायण को भी पूरी तरीके से ऐतिहासिक नहीं माना जाता, तो उसे भी प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही काउंट किया जाता है। 543 बीसी में गौतम बुद्धा की मृत्यु के समय प्रिंस विजया जब श्रीलंका पहुंचते हैं तो हमें लिखित में चीजें पता चलती हैं। और जो ही चीजें लिखित में पता चलती हैं तो वो हिस्टोरिक एरा शुरू हो जाता है। और लिखित में जब चीजें पता नहीं चलती तो उससे पहले का जो दौर होता है उसे क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें चीजों को कैसे पढ़ना पड़ता है, खुदाई के माध्यम से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के माध्यम से। वहां पे कोई अगर हमें कोई अवशेष मिल गए, जैसे मानव या जीवों के कंकाल, उनके रुइंस, वहाँ की कोई पोट्री, वहाँ के कोई सिक्के, ये जो चीज़ें मिल गई जीवन जीने के लिए जो भी इंसान इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों के अध्ययन से ही हमें पता चलता है कि उस दौर में जो जीवन था, जो मानव था, जो वहाँ पे संस्कृति थी, कल्चर थे, उनका जीवन स्तर कैसा था, वो लोग कैसे थे, किस तरीके से रहते थे। जैसे वहाँ की ब्यूरियल साइट्स मिल गई, किसी को किस तरीके से दफनाया जाता था, तो दफनाया जाता था तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को आकलित करते हैं। तो स्टोन एज का जो पीरियड था, उसके बाद ब्रॉन्ज एज का जो पीरियड था, आयरन एज का जो पीरियड था, इन सभी पीरियड्स को हम सिर्फ आर्कियोलॉजी के माध्यम से ही पढ़ते हैं। इन दौर में लिखित में हमें कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्री अनुराधापुरम का पीरियड आता है। अनुराधापुरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी, वहां पे एक किंगडम भी स्टैब्लिश हुआ। तो उस किंगडम के स्टार्ट होने से पहले का जो दौर था, 543 से 377 बीसी के बीच का जो दौर था, जिसमें प्रिंस विजया भी आए और कई छोटे छोटे किंगडम बने, इंडो आर्यंस जो हैं वो श्रीलंका में सेटल हुए। तो उस दौर को हम पढ़ते हैं 543 से 377 बीसी के बीच में। फिर अनुराधापुरम का जो पीरियड था, इसमें किंगडम स्टैब्लिश हुआ 377 बीसी में, 1017 बीसी सीई तक चला है। तो
1400-1500 सालों का ये जो इतिहास है, ये हम अनुराधापुरम पीरियड में पढ़ते हैं, जिसमें कई किंगडम आए अलग अलग क्षेत्रों में, राजधानियां बदली, बुद्धिज्म का भी अराइवल इसी दौर में हो गया। इसी दौर में अनुराधापुरम में कई छोटे किंगडम, बड़े किंगडम बन गए और उन किंगडम्स का इतिहास हम पढ़ेंगे। फिर पोलानारोमा पीरियड आता है। पोलारोमा पीरियड मतलब एक और किंगडम था जिसने 1017 से 1232 के बीच में रूल किया। इसी दौरान चोला कॉन्क्वेस्ट हुई। चोला एम्पायर ने श्रीलंका को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। पूरे आइलैंड के ऊपर चोला एम्पायर का रूल एक बार हो चुका था, लगभग पूरे, थोड़ा सा बचा था। सिनाहलीज रेसिस्टेंस हुआ उस दौरान, मतलब चोला फोर्सेस को जो पुश बैक करने वाली फोर्सेस थी वो सिनाहलीज की थी। बेसिकली सिनाहलीज जो मेन एथनिक ग्रुप है, बड़ा मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन है, उन्होंने रेसिस्टेंस किया। फिर कलिंग माघा का इन्वेजन हुआ। इस दौरान कई जगहों पे अनस्टेबिलिटी हो गई 1215 में। फिर ट्रांजिशनल पीरियड आया जिसमें कई छोटे छोटे किंगडम आए, और जैसे कोटे किंगडम एक पावरफुल किंगडम था। फिर एक क्राइसिस की सेंचुरी आई, 16th सेंचुरी में कई क्राइसिस हुए, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ। यूरोपियन कॉलोनीज जो हैं, यूरोपियन पावर्स जो कॉलोनियल पावर्स थी वो यहाँ तक पहुंच चुकी थी 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में कई कॉलोनियल पावर पहुंच चुकी थी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान, जिसमें सबसे पहले आपको पता है कि पुर्तगाली भारत पहुंचे थे, तो वही श्रीलंका भी पहुंच गए थे। वास्को डी गामा जब आया था उसके बाद, क्योंकि उनको एक नया रास्ता मिल गया था समुद्र के माध्यम से, तो उसके चीजें उस दौरान क्या हो रही थी कि कैंडी पीरियड चल रहा था। एक कैंडी एम्पायर था, उसका दौर चल रहा था, जिसमें कैंडी एम्पायर ने अपने सॉवरेनिटी को बचाने के लिए इन यूरोपियन पावर्स के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे डच के साथ लड़ी, पुर्तगालियों के साथ लड़ी, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ी, और अंत में ब्रिटिशर्स को जीत हासिल हुई और पूरा आइलैंड जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। फिर उसके बाद 1815 से लेके 1948 के बीच का जो दौर था वो ब्रिटिश की कॉलोनी के तौर पे श्रीलंका ने बिताया, जिस समय उस पीरियड को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश शेलोन। शेलोन तो श्रीलंका का नाम था ही। तो उस दौरान कुछ रिबेलियंस हुए, उन रिबेलियंस को दबाया गया, बुद्धिज्म का रिवाइवल भी हुआ। उस दौरान दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में रहते हुए ब्रिटिशर्स, शेलोन ने या श्रीलंका ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और उसके बाद इस साथ देने की वजह से उनको आज़ादी सुनिश्चित हुई। 1948 में उनको डोमिनियन स्टेटस मिला, और उसके बाद 1948 से 1972 के बीच में तो डोमिनियन स्टेटस रहा, कॉमनवेल्थ का पार्ट रहा ब्रिटिशर्स का, और उसके बाद रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक के बाद सिविल वॉर, और सिविल वॉर के बाद पोस्ट सिविल वॉर जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया। इंट्रोडक्शन लंबा इस तरह से हो गया चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएं। आई नो कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद श्रीलंका के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो अब प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम 3 लाख साल पहले से पढ़ना स्टार्ट होते हैं, प्रेजेंट टाइम से, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, और 543 बीसी तक पढ़ते हैं, यानी कि बिफोर ईसा कॉमन एरा, या ईसा की 543 साल पहले तक का जो इतिहास है उसे पढ़ते हैं, जिसमें जो है मैप कुछ इस तरीके का नजर आता था, श्रीलंका का प्राचीन मैप जो है, जिसमें हम आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। वो ह्यूमन सेटलमेंट जो अर्लियर एविडेंस हमें मिलते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है कि तकरीबन 1,25,000 साल पहले से इंसान श्रीलंका की धरती पर पहुंचा था। लेकिन 38,000 साल पहले से तकरीबन बालनगोड़ा मैन जो है, एक मीजोलिथिक हंटर गैदरर था, वो यहाँ की कई गुफाओं में रहता था, उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे बाटन, ये गुफाएं हैं, जैसे फाइहान गुफा है, बाटन डोलम गुफा है। ये जो व्यक्ति था, ये जो बालनगोड़ा मैन था, इसकी हाइट तकरीबन 5 फीट 8 इंच के आसपास हुआ करती थी मेल की, और फीमेल की 166 सेंटीमीटर के आसपास होती थी। इसका आकार, शकल, सूरत कुछ इस तरीके की नजर आती थी। ये एक हंटर गैदरर था, बेसिकली वाइल्ड कैटल्स और सांबू और डियर्स इनका हंटिंग करता था। इसकी जो साइट्स हैं वो हमें इस तरह से मिलती हैं, जो प्री हिस्टोरिक साइट जो ब्लैक डॉट्स में नज़र आ रही हैं आपको, और रेड डॉट में जो नज़र आ रही हैं वो एक्सकेवेटेड साइट्स हैं, बेसिकली जिनकी खुदाई हो चुकी है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति रहा करता था, तो इसे बालनगोड़ा मैन कहा जाता है, और ये श्रीलंका के अंदर रहने वाला पहला ह्यूमन बीइंग था। अभी तक हमें इसके बारे में पता चलता है। तो कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कई टूल्स मिले हैं, पोर्ट्री मिली है, ब्यूरियल पॉट्स मिले हैं, जिसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति की जीवन शैली किस तरीके की रही हुई होगी। ठीक है, तो ये बालनगोड़ा था।
अब उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर का इन्वेंशन, जो कि इतिहास में, मानव इतिहास में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, आप जानते हैं ये बात। तो श्रीलंका में तकरीबन 15,000 बीसी पहले, यानी आज से 17,000 साल पहले, तकरीबन 17,000 साल पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका था, जिसमें पता चलता है कि ओट्स और बार्ले का कल्टीवेशन हुआ था हॉटन प्लेन्स में। फिर उसके बाद श्रीलंका में जो सिनेमन होता था, सिनेमन आप जानते हैं, दालचीनी बोलते हैं आप जिसे, सिनेमन, वो अच्छा होता था और उसकी ट्रेडिंग इजिप्ट तक होती थी। ये बात हमें पता चलती है कि 1500 बीसी में इजिप्ट तक इनका जो है ट्रेडिंग हुआ करता था। ठीक है, आप इजिप्ट का इतिहास अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने पूरी सीरीज बनाई है इजिप्शियन हिस्ट्री के ऊपर, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट आप देख सकते हैं। प्राचीन जो इजिप्शियन किंगडम और उनके फ़ायरों के जो इतिहास है उनको हम पढ़ चुके हैं। उनकी जो डायनेस्टी पीरियड था, उनका इवन जो पिरामिड का जो दौर था, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि श्रीलंका में जो आयरन एज थी, जिसमें लोहे का इस्तेमाल होने लगा एक टूल के तौर पे, वो होने लग गया तकरीबन 1000 से 800 बीसी पहले। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि लोहे से पहले जिस धातु का इस्तेमाल होता था वो कौन सी थी? ब्रोंज, यानी कॉपर और निकल से मिलकर जो अलॉय बनता है ब्रोंज, तो कॉपर का इस्तेमाल सबसे पहले किया मानव ने। दुनिया भर में आप ये चीज़ें पढ़ते हैं इतिहास में। तो आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ 1000 से 800 बीसी के अराउंड। और अनुराधापुरा जो और शिगिरिया वाला जो क्षेत्र है, मैं आपको मैप में फिर से दिखा देता हूँ। ये अनुराधापुरम, और ये कहाँ पे है मैप में मैंने दिखाया था हालांकि आपको, ये रहा। तो ये शिगिरिया वाला क्षेत्र है, यहाँ अनुराधापुरम है। यहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स मिली हैं जिसमें हमें पता चलता है कि इस दौर में 1000 से 800 बीसी के अराउंड जो है लोहे का इस्तेमाल ये लोग करने लग गए थे। और यहाँ पे कुछ अर्ली अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पे हुए थे। अब श्रीलंका ने साउदर्न इंडिया के साथ कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी शेयर करनी शुरू करी इस दौर में, यानी कि इनके कॉन्टेक्ट होने शुरू हो गए थे दक्षिण भारत के साथ, जिसमें आप देखते हैं कि पोर्ट्री, आयरन टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया की, दक्षिण भारत की उस समय की और श्रीलंका की काफ़ी सिमिलर है। यहाँ के इंडिजीनियस लोग जो थे, जिन्हें वेडा पीपल कहा जाता है, ये आइलैंड के जो फर्स्ट इनहेबिटेंट थे उनके डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। और ये आज भी श्रीलंका में रहते हैं वेडा पीपल, इनके ये सेनाहेलीज ग्रुप के ही पार्ट हैं। इंडो आर्यन माइग्रेंट्स जो हैं, जो इंडिया से इंडो आर्यंस जो हैं वो माइग्रेट करके जाते हैं श्रीलंका के साइड। इन्होंने भी कई सारे डेवलपमेंट वहाँ पे कराए, जैसे एडवांस हाइड्रोलिक सिस्टम्स और जो स्तूप बनाने के कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो भी ये लोग साथ में लेके गए। कई बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें गौतम बुद्धा के भी श्रीलंका में जाने की बात कही जाती है कि 3 बार गौतम बुद्धा जो हैं वो श्रीलंका गए थे। इसके आगे मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा कि क्या बातें होती हैं इसके बारे में। और यहाँ पे जो ट्राइब रहती थी पहले से, याखास और नागाज, इन ट्राइब्स के साथ ही ये जो इंडो आर्यंस है ये जब मिक्सअप हुए तो वो लोग आज के इनहैबिटेंट सिनाहालीज बन गए। अब प्री अनुराधा पीरियड, पुरम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। अब ये पीरियड आ गया आपका हिस्टोरिक पीरियड। इससे पहले का जो पीरियड है वो कौन सा है? प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि जिसमें हमें इतिहास में लिखित में प्रमाण नहीं मिलते, अब लिखित में मिले प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जिसे 543 से 377 बीसी का दौर कहा जाता है। ये जो दौर है जिसमें एंशियंट पाली भाषा के क्रॉनिकल्स मिलते हैं। पाली भाषा में आपको पता है बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट हैं वो पाली भाषा में लिखे गए, जिसमें कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जैसे दीपावंश, महावंश, थुपावंश और चूलावंश, ये जो हैं। साथ ही कुछ एपिग्राफ्स भी मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, जिसमें श्रीलंका की हिस्ट्री हमें पता चलती है 6th सेंचुरी बीसी से। तो इनमें जो चीज़ें मेंशन हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और आपको पता है कि बुद्धिज्म जो है उसका स्प्रेड थ्रू आउट द एशिया कैसे हुआ? इंडिया और नेपाल जो कि इसकी मेन स्ट्रॉन्ग होल्डिंग थी, जहां से बुद्धिज्म का राइज हुआ। गौतम बुद्धा का जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन उनको ज्ञान जो है वो बोध गया में, जो कि बिहार में है, भारत का पार्ट है, वहां पे मिला। सरमन उन्होंने अपना पहला सारनाथ में दिया जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इंडिया और नेपाल में बुद्धिज्म का शुरुआत में राइज हुआ 6th सेंचुरी बीसी में। उसके बाद इसका एक्सपांशन हुआ, स्प्रेड हुआ। और ये आपको नजर आ रहा है, ये मैप नजर आ रहा है कि किस तरीके से बुद्धिज्म जो है वो अलग अलग दिशाओं में निकला। इसका और मैप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कि बुद्धिज्म की कौन कौन सी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे गई। तो आपको नजर आ रहा है कि महायान बुद्धिज्म जो कि रेड कलर में स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, ये कैसे श्रीलंका में पहुंचा, कैसे
जापान में पहुंचा, कैसे कोरिया में पहुंचा, श्रीलंका से में जो बुद्धिज्म गया वो थेरावेडा बुद्धिज्म है जो कि ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, और आपको ये भी नजर आ रहा है कि अर्लियर बुद्धिस्ट साइट्स जो है वो यहाँ तक शामिल थी। उसके बाद वज्रयान तांत्रिक जो वो चाइना में भी गया, इवन तिब्बत में भी गया। तो ये बुद्धिज्म की अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग सेक्ट हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में गए। आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका में थेरावेडा गया, कब गया, किसके समय पे गया, 3rd सेंचुरी बीसी में ये गया जब सम्राट अशोक का दौर था। ठीक है, तो अशोका के दौर में, सम्राट अशोका के दौर में इंडिया का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, दुनिया का बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय। इंडिया का तो सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक के दौर में ही था। तो सम्राट अशोक के समय पे बुद्धिज्म को उन्होंने अपना लिया था, और बुद्धिज्म को अपना के उन्होंने अपने पुत्र और अपनी पुत्री महिंद्रा बेटा जो था उनका और संघमित्रा को भेजा था, और वो जो है श्रीलंका विजिट करते हैं, और उसके बारे में हमें महावंश में पता चलता है। इवन महावंश में ये भी पता चलता है कि गौतम बुद्धा भी श्रीलंका 3 बार गए थे। हालांकि हम जो गौतम बुद्धा के जीवन का मैप देखते हैं तो वो आपको नजर आता है यहीं पे इंडिया नेपाल के इस क्षेत्र में, नॉर्थन हिस्सों में मिलता है, लेकिन ये चीजें बताती हैं कि वो श्रीलंका भी गए थे। और सिन्हालीज के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी पता चलता है इस तरीके की बातें। अब किंगडम ऑफ थामापाणी की बात करते हैं। किंगडम ऑफ थामापाणी जो है वो 543 से 543 से 505 बीसी के बीच का एक किंगडम था। ये पहला सिन्हालीज किंगडम था श्रीलंका के इतिहास का, जिसको प्रिंस विजया नाम के एक राजा ने स्टैब्लिश किया था और उनके फॉलोअर्स ने। कहा जाता है कि प्रिंस विजया जो हैं वो सिनबाहु नाम के एक राजा और सिन्ना वाली नाम की एक रानी के बेटे थे, जो कि उत्तर भारत का एक किंगडम था। उत्तर भारत में भी कहाँ पे माना जाता है, यहाँ पे एक किंगडम था, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास में ये किंगडम था। और यहाँ से इनके मिसबिहेव की वजह से प्रिंस विजया को उनके 700 फॉलोअर्स के साथ एग्जाइल पे भेज दिया गया था, देश निकाला दे दिया था उनको। और देश निकाला मिलने के बाद वो जब अपने देश से निकले तो उन्होंने ये समुद्री रास्ता अपनाया और वो श्रीलंका पहुंच गए। श्रीलंका में भी कौन सी जगह पहुंच गए, श्रीलंका की थाम्बा पानी वाली जगह पे पहुंच गए। थाम्बा पानी का मतलब होता है कॉपर कलर्ड सैंड, जहां जिसकी जो मिट्टी है वो कॉपर जैसी होती है, कॉपर का कलर आपको पता है ना, वैसी सैंड होती है, उसे थाम्बा पानी कहा जाता है। वहां पे ये कब पहुंचे, 543 बीसी में। ये वही समय था जब गौतम बुद्धा का देहांत हो गया था। गौतम बुद्धा इस क्या बोलते हैं इस लोक को छोड़ के प्रस्थान कर चुके थे, उस दौर में ये हुआ। विजया जो है यहाँ पे आए और बुद्धा की डेथ के बाद श्रीलंका में सेटल हो गए। उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिक्स होने के बाद इस सिन्हालीज कल्चर का बेसिस जो है उसे फॉर्म किया। सिन्हालीज कल्चर मतलब प्रिंस विजया के किंगडम का कल्चर। जब उन्होंने लोकल एबिटेंट जो थे यहाँ के, जैसे याका ट्राइब और बाकी जो लोग थे, उनके साथ मिलके उनके साथ अलायंस बना ली। याका ट्राइब के साथ उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस भी बना ली। क्वीन कुवेनी जो थी, जो उनसे विवाह किया, जो कि याका ट्राइब से बिलोंग करती थी। और उसके बाद बुद्धिज्म का भी प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ और किंगडम ऑफ थाम्बापाणी एक सेंटर पावर बन गया सिन्हालीज सिविलाइजेशन का। तो आज भी जो सिन्हालीज लोग हैं, श्रीलंका की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इंडो आर्यन इन हैबिटेंट, बेसिकली इंडो आर्यन कौन, ये विजया और इनकी फॉलोअर्स। साथ ही यहाँ के जो इंडिजीनियस ग्रुप यानी याका ट्राइब और बाकी ग्रुप्स, उनके मिक्सचर के तौर पे सिन्हालीज लोगों को जाना जाता है, जिनकी एक अलग भाषा डेवलप हुई, उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और प्रॉपरली ये एक अलग एथनिक ग्रुप बन गया। तो आज का जो सिन्हाली ग्रुप है वो ऐसे तरीके से फॉर्म हुआ। उसके बाद प्रिंस विजया ने भारत में जहां से वो आए थे वापस भी कुछ मिशनरीज भेजे और वहां से एक प्रिंसेस के साथ विवाह भी किया और यहाँ के साथ रॉयल टाइज को भी सॉलिडिफाई किया। उसके बाद आगे चल के जब प्रिंस विजया की डेथ हो जाती है 505 बीसीई के अराउंड, तो ये प्रिंस विजया का थाम्बापाणी का किंगडम था, ये तो डिक्लाइन हो गया। लेकिन उसके बाद उनके नेफ्यू पांडुवन देवा ने इसको कंटिन्यू किया और एक अलग किंगडम स्टैब्लिश किया, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं श्रीलंका के एंशिएंट कैपिटल्स की। एक बार ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो एंशिएंट पीरियड में श्रीलंका की राजधानियां रही हैं। अनुराधापुरम का तो हम प्रॉपरली अब इतिहास पढ़ेंगे ही। तो अनुराधापुरम जो है वो 377 बीसी से 1017 तक एक केंद्र रही है श्रीलंका का। तो अनुराधापुरम ये सबसे इंपॉर्टेंट सिटी रही है एंशिएंट पीरियड में श्रीलंका की। फिर शिगिरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रही है। ये 477 से 495 के बीच में एक इंपॉर्टेंट
कैपिटल रही, मतलब अनुराधापुरम पीरियड के बीच में ही। फिर उसके बीच में आपको यहाँ पे पोलुंगरुम्बा, डेम्बाबेनिया, ये जो अलग अलग नाम दिख रहे हैं, गैम्पोला, कोटे, शिकवारा, ये सारे किंगडम रहे हैं। जाफना, ये वाला जो क्षेत्र है इसे जाफना पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला मतलब तीन तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र है आपको नजर आ रहा है कि इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर पानी, तो जाफना किंगडम भी रहा। ऐसे ही सितवाका, कोटे, ये किंगडम रहे हैं अलग अलग जगहों पे। कोटे यहाँ पे है ना। तो ये किंगडम रहे और इनकी राजधानियां रही। इनके बारे में हम एक के बाद एक पढ़ेंगे भी यहाँ पे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अनुराधापुरम पीरियड, अनुराधापुरम पीरियड यानी कि जिसकी राजधानी अनुराधापुरम रही और ये कैसे स्टैब्लिश हुई, कैसे डेवलप हुई, उसकी बात करते हैं। तो जब किंगडम ऑफ थांबापानी को स्टैब्लिश किया था प्रिंस विजया ने, तो कई गांव और कई छोटे छोटे टाउन बसाए गए, कॉलोनीज बसाई गई थ्रू आउट द कंट्री, जिसमें से एक क्षेत्र था, एक मिनिस्टर था इनका अनुराधा, उसने एक टाउन बसाया था जिसका नाम था अनुराधा। तो उनके नाम पे ही अनुराधापुरम नाम का एक टाउन बसा, और उसको जिसने रूल किया वही किंगडम बना अनुराधापुरम, जिसका किंगडम का मैप आप देख पा रहे हैं, ये वाला पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है। तो 370 बीसी में, 77 बीसी में पांडुकाम भाया नाम के एक राजा बनते हैं, जो कि किंग पांडु सुदेवा के ग्रैंडसन होते हैं। किंग पांडु सुदेवा के ग्रैंडसन होते हैं, जो कि थांबापानी से ही बिलोंग करते थे। उनके ग्रैंडसन ने अनुराधापुरम को अपनी राजधानी बनाया और वहां उसको एक मेजर सिटी के तौर पे डेवलप किया। यहाँ से अनुराधापुरम जो है वो किंगडम ऑफ अनुराधापुरम जाना जाने लगा, और सिन्हालीज का मेन किंगडम बन गया। सिन्हाली कल्चर को, सिविलाइजेशन को इसी ने डेवलप किया। अब यहाँ पे इस दौरान में इकोनॉमी जो है वो फार्मिंग के ऊपर बेस्ड थी। ऑब्वियसली इस दौरान जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का वो फार्मिंग था। नदियों के किनारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर रहते थे। किंग जो था वही पूरे लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज हुआ करता था, आर्मी का, और प्रोटेक्टर ऑफ फेथ भी वही था, मतलब धर्म के बारे में भी वही सबसे ज़्यादा बातें बताता था। इस दौरान एक राजा हुआ किंग देवनाम पिया टिस नाम का व्यक्ति, 250 से 210 बीसी के बीच में इसने रूल किया था। इसका अच्छा रिलेशन हुआ करता था सम्राट अशोक के साथ। आपको पता होगा सम्राट अशोक का भी एक नाम था देवनाम पिया। सम्राट अशोक के कई नाम थे, उनमें से देवनाम पिया भी एक नाम हुआ करता था उनका। और जिस राजा की मैं श्रीलंका में बात कर रहा हूं उसका भी नाम देवनाम पिया टिस था। इन दोनों राजाओं के बीच में अच्छे संबंध हुआ करते थे। अब आप जानते हैं सम्राट अशोक जो कि उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े सम्राट थे, जिनकी राजधानी मगध थी यहाँ पे, लेकिन उनका साम्राज्य आप जानते हैं कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। ईरान तक साम्राज्य फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक था, म्यांमार तक था, दक्षिण भारत की चेरा चोला पांड्या को छोड़ के सब जगहों पे उन्होंने अपना रूल स्टेब्लिश कर लिया था। और कलिंग की लड़ाई के बाद, कलिंग में जब एक विनाशकारी युद्ध हुआ तो उसके बाद सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था। बुद्धिज्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। तो ये 247 बीसी में हुआ। 247 बीसी में उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भेजा था, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर था श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस को डेवलपमेंट में। तो जब महेंद्र जो बेटे हैं सम्राट अशोक के, वो राजा देवनाम पिया से मिलते हैं और वो हंटिंग पे होते हैं उस समय देवनाम पिया। तो उस समय जाके महेंद्र जो हैं वो बुद्धिज्म का एम्फेसाइज करते हैं, कंपैशन और नॉन वायलेंस की बात करते हैं, और उनको बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप जीवों की हत्या क्यों कर रहे हैं। नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाते हैं, बुद्धिज्म के बारे में उनको बहुत सी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। और महेंद्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद राजपाट छोड़ दिया था, और वो एक सन्यासी बन गए थे, बुद्धिज्म के बहुत बड़े फॉलोअर बन गए थे। अपने पिता के राजपाट को वो संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो बुद्धिज्म की तरफ ही चले गए। और यहाँ पे उनकी बेटी जो थी, कौन थी, सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा, वो भी उनके साथ गई थी। तो इन दोनों ने श्रीलंका में जाके क्या किया, अपने बुद्धिज्म के टीचिंग्स को इनको एक्सपेंड किया, वो किया, स्प्रेड किया, टीचिंग्स किया, और उसकी वजह से राजा भी जो है वो भी बुद्धिज्म का फॉलोअर बन गया, ये देवनाम पिया भी। और इसकी वजह से पूरा देश जो है श्रीलंका उस समय, उसके ज़्यादातर लोगों ने बुद्धिज्म को अपना लिया। ये चीज़ हुई। संघमित्रा ने उस समय एक चीज़ और करी, जो बोधि ट्री था गया में, गौतम बुद्धा को जहां पे निर्वाण मिला था, इनलाइटन मिला था, उसका ही एक पार्ट लेके, सैपलिंग लेके वो वहां पे गई थी, और उन्होंने उनको दिया था एक गिफ्ट के तौर पे एक इनलाइटनमेंट ट्री के तौर पे। और अनुराधापुरम में ये ट्री जो है उसे प्लांट किया गया, और जहां पे ये आज भी
स्टैंड स्टिल है और दुनिया के इतिहास का सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड ट्री है ये ट्री जो है, जो एक बोधि ट्री है, ये श्रीलंका में है, अनुराधापुरम में, और ये दुनिया का सबसे पुराना ट्री है। सुनामी में भी कई सारे घर, सब कुछ तबाह हो गया था इस क्षेत्र में, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्री जो है वो आज भी सुरक्षित है और यहाँ पे आज भी ऐसा खड़ा है। तो ये अभी तक जितने नॉन ट्रीज हैं जिनको डॉक्यूमेंटेड किया गया है उनमें सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। फिर उसके बाद जब इंट्रोडक्शन हो गया, श्रीलंका में बुद्धिज्म पहुंच गया, तो थेरावेदा बुद्धिज्म जो है ये इसकी मेन ब्रांच बना। बुद्धिज्म के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आप बुद्धिज्म बाय सक्सेस प्लस एकेडमी सर्च करेंगे तो मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया विभिन्न ब्रांचों के बारे में, गौतम बुद्धा के जीवन के बारे में, तो वहाँ पे आप थेरावेदा बुद्धिज्म के बारे में भी जान सकते हैं। तो बुद्धिज्म ने यहाँ पे ना केवल रिलीजियस डेवलपमेंट में रिलीजियस एक चेंज किया, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस किया आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में, इवन मोरल और लीगल कोड्स फॉर्मेशन में भी बुद्धिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहा है। क्योंकि जिस देश में रिलीजन जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलो करती है उसके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। चाहे देश कितना भी आप कहें कि रिलीजियसली रिलीजन और पॉलिटिक्स एकदम सेपरेट हो, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का प्रभाव पड़ता ही है। चाहे सिविल कोड्स हों, चाहे दूसरे लॉ एंड ऑर्डर हों, उनमें पड़ता है इसका प्रभाव, और वो श्रीलंका में भी देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र जो कि एक एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है, जिसको लिखने का श्रेय किसको जाता है? कौटिल्य, चाणक्य, कई लोग उनको कहते हैं कि वो एक मिथिकल कैरेक्टर है, उनके बारे में कई चीज़ें हमें पता नहीं चलती, यहीं से पता चलता है। लेकिन अर्थशास्त्र जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का भी, जिसमें हमें जो मगध है और जो मौर्य वंश है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। वहां से हमें श्रीलंका के बारे में भी पता चलता है कि वहां के पल्स और जेम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद किंग एलारा एक तमिल रूलर थे, उन्होंने नॉर्दर्न श्रीलंका का कंट्रोल हासिल किया था। तमिल रूलर थे, ध्यान रखिएगा ये, और सिन्हालीस रूल कर रहे थे अभी तक, और एक इलारा नाम के एक तमिल रूलर आते हैं, उन्होंने नॉर्दर्न श्रीलंका का कंट्रोल हासिल किया। इसी की वजह से आप उस दौर से ही देखते हैं कि नॉर्दर्न श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका में तमिलियंस का प्रभाव ज्यादा है, दबदबा ज्यादा है। किंग कावंटिसा जो है उन्होंने साउथ के ऊपर रूल किया इस दौरान, और इलारा ने नॉर्थ पे ऊपर रूल किया। उसके बाद कावन का जो बेटा था, किंग कावन का, जिनका नाम था डूटू गेम्बोनू, उन्होंने इलारा को हराया था बैटल में, और उन्होंने पूरे आइलैंड को फिर से एकजुट किया, और सिन्हालीज जो हैं उनका ही दबदबा वापस से कायम करा, और इस दौरान उन्होंने कुछ स्तूप वगैरह भी बनाए। तो ये किंगडम ऑफ अनुराधापुरम था, ये आपको नजर आ रहा है। किंगडम ऑफ अनुराधापुरम के बारे में हम पढ़ा, उसके बाद हमने किंग इलारा के बारे में भी जाना, और उसके बाद और भी चीजें हमने डिस्कस करी। ठीक, फिर द्रविडियन रूलर जो थे दक्षिण भारत में, तमिलियंस बेसिकली, इन्होंने कुछ पीरियड के लिए यहाँ पे रूल किया। फिर किंग वेलाग बांगा जो थे, जिन्होंने 89 से 77 बीसी के बीच में सिन्हाला रूल किया और तमिल डोमिनेंस को खत्म किया इस दौर में। इस दौरान त्रिपिटका भी लिखी गई। त्रिपिटका जो है आप जानते हैं बुद्धिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, सैक्रेड टेक्स्ट है, पाली भाषा में लिखा गए थे, ये भी लिखे गए इसी दौर में। फिर एक क्वीन अनुला थी जो श्रीलंका के इतिहास की पहली क्वीन बनती हैं 44 बीसी में, 48 बीसी में, सॉरी 48 से 44 बीसी के बीच में इनका रूल रहा। बट ये नोटोरियस थी, मतलब कुख्यात क्वीन थी, जिनको अपने लवर को पॉइजन देने के लिए जाना जाता था कि उन्होंने अपने लवर को भी पॉइजन दिया और इवेंचुअली उनको मार दिया। तो उसके लिए बदनाम क्वीन थी और कुछ समय के लिए राजा रही थी, क्वीन रही थी बेसिकली 4 साल के लिए। फिर किंग गजबाहू फेस्ट जो थे उन्होंने 114 से लेके 136 सी के बीच में रूल किया, और साउथ इंडिया को भी इन्होंने, साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों को भी इन्होंने रूल किया था, और इन्होंने बुद्धिज्म को फिर से यहाँ पे अच्छे से एक्सपेंड किया, उस प्रचार प्रसार किया, बुद्धिज्म को इम्पोर्टेंट रिलीजन के तौर पे माना। उस दौरान रोमन ट्रेड भी हो रहा था श्रीलंका के साथ, क्रिश्चियनिटी भी इंट्रोड्यूस की गई थी 1st सेंचुरी एडी में ही, जब सेंट थॉमस द अपोस्टल जो है वो श्रीलंका विजिट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी का तो शुरुआती समय में ही कन्वर्जन का प्रोसेस रहा है, मिशनरीज जो हैं वो दुनिया भर में गए क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाने के लिए, लोगों को क्रिश्चियनिटी में शामिल करने के लिए। तो सेंट थॉमस अपोस्टल जो है वो यहाँ पे चले गए थे उस दौरान, जीसस क्राइस्ट के बाद 1st सेंचुरी सी में ही चले गए थे। उसके बाद किंग महासेना जो है उन्होंने 274 से 301 के बीच में रूल किया। उन्होंने थेरावादा बुद्धिज्म को शुरुआत में तो प्रोसिक्यूट किया, वो उसके सपोर्टर नहीं थे, लेकिन बाद में
बुद्धिज्म को उन्होंने अपना लिया और थेरावाडा को ही सपोर्ट करने लगे। इन्होंने शिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस भी जो है उसे भी बनवाया। तो ये शिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस बहुत ही पॉपुलर साइट है, आज भी श्रीलंका में एक टूरिस्ट साइट है। ये इन्होंने उस समय बनवाई थी 477 से 495 के बीच में, किंग कश्यप ने बनवाई थी ये। उसके बाद एंशंट रॉक ग्राफिटी और कुछ और इस तरीके के सिन्हाला कल्चर के यहाँ पे चीज़ें बनवाई गई। फिर 993 में राजा राज चोल की बायोग्राफी भी मैं कवर कर चुका हूँ। चोला किंग थे, वो बहुत ही पावरफुल किंग थे। उन्होंने अनुराधापुरम किंगडम को कॉन्कर किया था 993 में। ये 10वीं शताब्दी की बात चल रही है। इन्होंने लगभग पूरे आयरलैंड को ही कॉन्कर कर लिया था। राजा राज चोला की मैं आपको दिखाता हूँ साम्राज्य की इन्फ्लुएंस और उनके किंगडम को। तो ये देखिए, अनुराधापुरम को जीत लिया उन्होंने, दक्षिण के कुछ हिस्सों को छोड़ के लगभग पूरा ही इन्होंने जीत लिया था। और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो एशियन कंट्रीज तक था, मलेशिया, इंडोनेशिया तक इनका प्रभाव हुआ करता था, सिंगापुर तक इनका प्रभाव होता था, चोला इन्फ्लुएंस था। तो ये उस दौर की बात है। देखिए आप 1030 में चोला एम्पायर कितना एक्सटेंड पे था, कितना ताकतवर साम्राज्य उस समय बन चुका था, जिसमें श्रीलंका और बंगाल तक के जो हिस्से हैं वो यहाँ इनके कंट्रोल में थे। ठीक है, अब आती है बात आगे पोलानांगरुआ पीरियड की, जो 1056 से 1232 के बीच में था। ये किंगडम जो था ये सेकंड मेजर सिन्हाली किंगडम था श्रीलंका का। सिन्हाली कल्चर को फॉलो करने वाला सिन्हाली लोगों का किंगडम था, जिसके जो पीरियड में जो राजा थे उनमें विजय बाहु एक इम्पोर्टेंट राजा थे। 1055 में इनके समय पे चला शुरू हुआ था और फिर लीलावती के रूल तक 1212 तक चला था। इस समय चोला फोर्सेस ने इनके ऊपर इन्वेजन किया ऑब्वियसली अनुराधापुरम को जीतने के बाद, लेकिन कुछ जगहों पे इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा और उसके बाद कुछ हिस्से जो है वो चोला एम्पायर ने इनसे छीन भी लिए थे। तो अनुराधापुरम इनके कंट्रोल में आ गया था। तो ऑब्वियसली ये हिस्सा जो पोलुंगवाद वाला हिस्सा था, ये अपने जब पीक पे था तब इधर इतना था। चोला एम्पायर जब यहाँ से निकल गया था, वो अपने डिक्लाइन पे था, तो ये अनुराधापुरम वाला हिस्सा भी इन्हीं के कंट्रोल में आ गया। तो ये वो दौर था। सदावर्धनम सुंदरा पांड्या वन जो है, उन्होंने श्रीलंका को 13वीं शताब्दी में इन्वेड किया था। ये पांड्या डायनेस्टी की बात हो रखी है। और पांड्या डायनेस्टी के समय पे यहाँ पे क्या हो रखा था, 3 बार पांड्या डायनेस्टी ने इनके ऊपर रूल किया। और उस समय चंद्रबन्नु नाम के एक राजा को यहाँ पे हराया गया था जाफना किंगडम में। और जाफना किंगडम मतलब जाफना साम्राज्य की तरफ, जाफना की तरफ एक किंगडम था। ये मैं दिखा देता हूँ आपको जाफना कहाँ पे है। ये जाफना किंगडम जो कि 1350 में इतना था और 1619 में इतना था। तो ये जाफना किंगडम की बात थी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, आगे भी मैं इसकी बात करूंगा आपसे, तो इसको उसमें देख लीजिए। या जाफना किंगडम की इस्टेब्लिश आर्य चक्रवर्ती जो थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और यहाँ पे पांड्या डायनेस्टी ने 3 बार रूल किया था। इस दौरान जो है ये जो इसका डिक्लाइन हो गया था, पोनुनावा पीरियड जो था, इस किंगडम का भी डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, उसके बाद आती है, देखिए जाफना किंगडम का मैप भी आपको नजर आ रहा है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड में से पढ़ा जाता है 1232 से 1505 के जो बीच का पीरियड है, जिसमें कई छोटे छोटे किंगडम आए, जिसमें एक जाफना किंगडम भी था, जिसे आर्य चक्रवर्ती डायनेस्टी ने नॉर्दर्न की तरफ जाफना पेनिनसुला में एस्टेब्लिश किया था। और 1247 में चंद्रबाहु जो अभी मैंने आपको बताया था, ये व्यक्ति जो था, ये मलय किंगडम और श्रीविजय किंगडम जो था, श्रीविजय एम्पायर, इसका एक वैसाल था। इसका एक बेसिकली इसका पपेट था एक तरीके से। इसकी तरफ से ये यहाँ पे रूल करना चाह रहा था। श्रीलंका को इसने इन्वेड किया था और जाफना किंगडम को इसने कुछ समय के लिए टारगेट किया था। उसके बाद क्या होता है आप देख लीजिए, ये मैप भी दिखेगा आपको। ये जाफना वाला हिस्सा है जिसमें आर्य चक्रवर्ती थे। यहाँ पे गमपोला किंगडम की भी मैं बात करूंगा आगे आपसे। तो ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट थे। पांड्या डायनेस्टी ने इसको एक्सपेल कर दिया था चंद्रबानु को, और मलेशिया वाला कल्चर ही अपने साथ लेके आया था। तो साथ में कुछ मर्चेंट ग्रुप्स भी आए थे जो श्रीलंका में काफ़ी लंबे समय तक बाद में रहे। ठीक है, तो ये चोला टेरिटरी और इनका इन्फ्लुएंस मैंने बताया आपको। उसके साथ ही आपको मैंने बताया कि जाफना किंगडम और यहाँ पे चीज़ें चल रही थी। मलेशिया और यहाँ पे ये सिंगविरिया जो एम्पायर था, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे इसलिए पहुँचा क्योंकि चंद्रबानु यहाँ पे पहुँच गया था। तो ये सब चीज़ें उस दौर में चल रही थी। फिर किंगडम ऑफ डाम्बेनडेनिया की बात करें तो डाम्बेनडेनिया किंगडम जो है वो यहाँ पे था। ठीक है, इस किंगडम को इस्टेब्लिश किया था एक व्यक्ति, किंग पराक्रम बाहु ने इसे इस्टेब्लिश किया था। और उसने कुछ टेम्पल वगैरह भी बनाए थे डाम्बेनडेनिया में, इस तरीके के रेलिक टेम्पल वगैरह बनवाए थे। बुद्धिज्म के ही फॉलोअर थे ये लोग भी।
फिर आगे किंगडम ऑफ गम्पोला आता है, जिसमें बुआंग केम बाहू फोर्ट ने इस किंगडम को इस्टेब्लिश किया था। और गडेनडेलिया विहारा इसने एक बिल्डिंग बनवाई थी, ये इस तरीके का विहार वगैरह बनवाए थे। तो गम्पोला किंगडम भी एक किंगडम हुआ करता था। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट किंगडम नहीं है। अब किंगडम ऑफ कोटे एक इंपॉर्टेंट किंगडम है, जिसे विजय बाहू सिक्स्थ ने 1371 में फाउंड किया था। ये एक मेजर सिन्हाली किंगडम था साउथ वेस्ट श्रीलंका में। ठीक है, कोटे यानी कि इस तरफ की डायरेक्शन में यहाँ पे था कोटे, तो यहाँ पे बना। इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोटे था, जो आज भी एक कैपिटल है यहाँ पे ऑब्वियसली। और ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था, फोर्टिफाइड था। और अंडर किंग प्रभाकरण बाहू सिक्स्थ ये किंगडम जो है, इसने श्रीलंका को पहली बार काफ़ी शताब्दियों बाद जो है यूनिफाइड किया था। ये एक इम्पोर्टेंट दौर था। तो इसका आप देख रहे हैं कि ये इस्टेब्लिश तो इसी क्षेत्र में हुआ था, लेकिन जब 1500 जब ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे था तो पूरी श्रीलंका को ही इसने अपने कंट्रोल में किया था। 16वीं शताब्दी आते आते आपको पता है पुर्तगाली पहुंच चुके थे, डच पहुंच चुके थे, फिर आगे चल के इंग्लिश भी यानी ब्रिटिशर्स भी पहुंच चुके थे। तो उस दौरान जो है पुर्तगाली यहाँ पे आए और इन्होंने शुरुआती समय में तो किंगडम ऑफ कोटे के साथ अलायंस बनाई और इनको ट्रेड राइट्स चाहिए थे, ट्रेड राइट्स वगैरह के लिए इन्होंने किया। लेकिन बाद में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए, पुर्तगालियों का इंटरफेरेंस बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से इस किंगडम का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। 1597 में 1597 पुर्तगालियों ने इस कोटे किंगडम को अनेक्स कर लिया। और उस समय ये जो क्षेत्र थे, स्पेशली समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र थे, इनको पुर्तगालियों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। फिर आता है किंगडम ऑफ सितवाका। सितवाका किंगडम जो था 1521 से 1593 के बीच में रहा। ये भी एक सिन्हाली किंगडम था। ये कोटे किंगडम के पतन के बाद और उसके डिवीजन के बाद किंग मायादुने ने इस्टेब्लिश किया था। इसने भी पुर्तगालियों के कोलोनाइजेशन को रेसिस्ट किया, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये रेजिस्ट कर नहीं पाया। उसके बाद इसके ऊपर भी पुर्तगालियों का कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया। फिर राजा सिंह फर्स्ट जो थे, उन्होंने जब उनके समय पे किंगडम अपने पीक पे पहुंचा था, जब मैं बात करूं किंगडम ऑफ सितवाका की, तो ये अपने पीक पे कब पहुंचा था, जब राजा सिंह पहले थे। इसके समय पे और भी किंगडम थे, किंगडम ऑफ कैंडी की मैं बात करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम था उस दौर का, इसकी आगे बात होगी। और यहाँ पे किंगडम ऑफ कोटे जो है, ये तो इस ऑब्वियसली कंट्रोल में आ ही चुका था उस दौर में पुर्तगालियों के। तो ये आप देख रहे हैं कि कौन कौन से किंगडम थे यहाँ पे 15-16 सेंचुरी में। इवेंचुअली इसको भी पुर्तगालियों ने एब्जॉर्व कर लिया, यानी कंट्रोल कर लिया सितवाका किंगडम को भी। एक वानीमालाई का किंगडम था, यानी वेनी किंगडम या वाणी नाडु भी इसे कहा जाता है। ये फ्यूडल लैंड डिवीजन था। यहाँ पे वानी रीजन जो था इसमें, यानी कि जाफना किंगडम के साउथ में था ये, और वैसे नॉर्दर्न श्रीलंका में ही था। यहाँ पे कैंडी नायकार्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास में ये लैंड हुआ करती थी। यहाँ पे कई रिबेलियंस वगैरह हुए, ब्रिटिशर्स और डच ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने 1802 में इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, तो 1803 में ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से पांड्रा वाणीनान को हरा दिया और ब्रिटिशर्स रूल के अधीन आ गया वाणी पूरी तरह से। अब बात करते हैं कि कॉलोनियल पावर के दौरान ये जो यूरोपियंस आ रहे थे, आपको पता है यूरोपियंस कैसे आए। सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल ने एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान अपने समुद्री जहाज़ों को नए रास्ते खोजने के लिए इंडिया और ईस्ट से जुड़ने के लिए रास्ते खोजे थे। तो स्पेन का जो यात्री था, क्या नाम था उसका, जिसने अमेरिका की खोज करी थी, नाम भूल गया मैं, बताऊंगा अभी। और दूसरा पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकला था। वास्को डी गामा भारत में पहुंचा 1498 में। उसको क्या कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की, लेकिन भारत की खोज नहीं की थी। उसने क्या किया था, एक नया समुद्री रास्ता खोजा था भारत पहुंचने के लिए। तो पुर्तगाली 1498 में भारत पहुंचे और एक नया रास्ता जो है वो दुनिया को पता चल गया कि भारत पहुंचने का यही रास्ता नहीं है जो पुराना रास्ता हुआ करता था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते आप यहाँ से पहुँच सकते हैं इंडियन ओशन के माध्यम से, पहले अटलांटिक और फिर इंडियन ओशन से पहुँच सकते हैं। फिर यही पुर्तगाली जो हैं ये ट्रेड करना चाहते थे इंडिया और ईस्ट के साथ, श्रीलंका भी पहुंच गए। तो इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, फिर पॉलिटिकल कंट्रोल। फिर डच भी आए, डच यानी नीदरलैंड्स के लोग, फ्रांस के आए, फ्रेंच भी आए और इंग्लिश भी आए। तो ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड से थे ऑब्वियसली, इनको सबसे ज़्यादा सफलता हासिल हुई इस क्षेत्र में। इवन दुनिया भर में सारे क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा सफलता हासिल हुई, क्योंकि उनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रेटेजिकली वो स्ट्रॉन्ग थे पुर्तगालियों, और फ्रांस से भी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने जीत हासिल करी उस दौरान। तो वो सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर बनी।
अब इसमें सबसे पहले बात आती है पुर्तगालियों की। वो सबसे पहले आए थे, तो पुर्तगाली 1505 में श्रीलंका पहुंच गए थे, भारत में 1498 में, श्रीलंका में 1505 में। तो उस समय ये जो आइलैंड था ये 7 भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। उसके बाद इसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया पुर्तगालियों ने। कोलंबो में अपना फोर्ट 1517 में बनाया। उसके बाद कोस्टल एरियाज को ग्रेजुअली उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो सिन्हालीज थे वो कैंडी वाले क्षेत्र में चले गए, और बाकी जो क्षेत्र थे वो सारे जो है कोस्टल एरियाज, ये सारे जो है ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गए, सिवाय कैंडी के। कैंडी वाला जो क्षेत्र है ये इंडिपेंडेंट था, ठीक है। युवा वाला क्षेत्र है ये भी इंडिपेंडेंट था। युवा में तो एक आगे अपराइजिंग भी होती है, मैं उसकी आगे बात करूंगा आपसे। तो सिन्हालीज जो हैं, कई सिन्हालीज इस दौरान जो है क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि पुर्तगाली मिशनरीज ने इनको मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंस किया। कुछ रीजन्स थे उनके, तो पुर्तगालियों के इन्फ्लुएंस में आके यहाँ पे पुर्तगाली ज़्यादातर यहाँ पे कौन से क्रिश्चियंस थे? कैथलिक थे। उसके बाद यहाँ पे डच भी आए जो कि प्रोटेस्टेंट थे। तो प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मेशन हो चुका था उस दौरान, और प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स के बीच में एक लंबा फाइट भी था, आपको पता है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, और पुर्तगालियों को नापसंद करने की वजह से सिन्हालीज ने इस समय डच लोगों को भी यहाँ पे वेलकम किया कि सिन्हालीज को, पुर्तगालियों को यहाँ से भगा दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो डच और श्रीलंका के राजाओं के बीच में, स्पेशली कैंडी के जो राजा थे उनके साथ संबंध बन गए, इनके रिलेशंस बनाए। तो डच कॉलोनी ऑब्वियसली नीदरलैंड की कॉलोनीज थी दुनिया भर में उस समय, तो ये यहाँ पे सेलोन में भी पहुंच गए। तो यहाँ पे आपको सेलोन में यानी श्रीलंका में 1640 से 1796 के बीच में नजर आ रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी, और यहाँ से पुर्तगालियों को डच लोगों ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। तो राजा जो थे, राजा सिंह सेकंड जो कि कैंडी के राजा थे, उन्होंने डच के साथ 1638 में एक संधि साइन करी, जिसमें उन्होंने कहा कि पुर्तगालियों को यहाँ से भगाएंगे हम मिलके, और तुम्हें इसके बदले हम ट्रेड राइट्स देंगे। तो डच लोगों को ट्रेड राइट्स चाहिए थे। अब ये बात है कि एग्रीमेंट हुआ, दोनों ने ही तोड़ दिया उस एग्रीमेंट को। डच भी चाहते थे पॉलिटिकल कंट्रोल करना यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में बेनिफिट करना चाहते थे, और यहाँ के लोगों की उनको कोई पड़ी नहीं थी। और इसी को फ़ायदा उठाते हुए डच लोगों ने कोलंबो पे कंट्रोल कर लिया 1656 में, और जो लास्ट पुर्तगाली स्ट्रॉन्ग होल्ड थी उसको 1658 में हरा के, पुर्तगालियों को हरा के डच कॉलोनी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली सेलोन में, नीदरलैंड्स ने और उनके लोगों ने। अब 1660 आते आते पूरे आइलैंड के ऊपर ही कैंडी को छोड़ के दिया जाए, कैंडी वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तो पूरे श्रीलंका पे ही डच का कंट्रोल हो चुका था। अब डच लोग जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे, उन्होंने कैथलिक लोगों को, जो पुर्तगाली प्रोटेस्टेंट थे, कैथलिक थे, उनको प्रोसिक्यूट करना शुरू किया। हालांकि बुद्धिस्ट और हिंदू और मुस्लिम्स को यहाँ पे उन्होंने नहीं छेड़ा, लेकिन कैथलिक लोगों को उन्होंने प्रोसिक्यूट किया। उन्होंने बड़े हाई टैक्स भी यहाँ पे इम्पोज किए लोगों के ऊपर, पुर्तगालियों से भी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे इम्पोज करना शुरू कर दिया। तो डच कॉलोनी बन चुका था यहाँ पे श्रीलंका उस दौर में 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच के पीरियड में। अगर आप देखें तो 18वीं शताब्दी के एंड तक ही यहाँ पे डच कॉलोनी रहा। फिर कांदायन पीरियड आया, कांदायन यानी कैंडी किंगडम का पीरियड आया, जिसमें 1594 से ही चल रहा था 1815 के बीच में। तो पुर्तगालियों के इन्वेजन के समय और डच के समय पे कैंडी किंगडम जो था वो एक ऐसा किंगडम था जो कि अपनी स्वायत्तता, अपनी सॉवरेनिटी को मजबूती से पकड़ के रखा हुआ था उसने। तो इसने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। तो किंगडम ऑफ कैंडी जो है उसके पहले राजा बनते हैं कौन? यहाँ पे किंग विमल धर्म या सूर्या, ये राजा बनते हैं, और ये किंगडम चलता है। यहाँ इन्होंने काफ़ी सारे काम भी करे, कई टेम्पल वगैरह भी बनवाए, और इसके राष्ट्र राजा थे 1832 में किंग विक्रमा राज सिंघा, जो 1832 तक रहे। हालांकि कंट्रोल तो 1815 तक ही था। अब ब्रिटिश सेलोन की बात करते हैं। ब्रिटिश सेलोन यानी ब्रिटिश श्रीलंका 1815 से 1948 तक कैसा रहा, कैसे बना कॉलोनी श्रीलंका ब्रिटिशर्स की, और क्या क्या हुआ उसकी बात करते हैं। जो नेपोलियनिक वॉर जो हुए थे, नेपोलियन के समय के जो वॉर हुए थे, जिसमें नेपोलियन जो कि एक फ्रेंच मिलिट्री कमांडर था, मॉडर्न पीरियड का सबसे ग्रेटेस्ट कमांडर जिसे कहा जाता है, उसने क्या है कि एकदम कलेश मचा दिया था पूरे ब्रिटेन में, यूरोप में, और ब्रिटेन को भी हराया, कभी ऑस्ट्रिया को हराया, कभी किसको हराया, जर्मनी वगैरह सबके साथ उसकी लड़ाइयाँ चली थी, स्पेन वगैरह के साथ। मैंने पढ़ा है नेपोलियन के, जब मैंने बायोग्राफी पढ़ाई थी तब मैंने डिटेल में बताया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पे भी पढ़ाया था। तो उस दौर में आप देखिए कि ये जो नेपोलियनिक वॉर हुए और उसके बाद 7 ईयर वॉर हुए, इसमें पूरी दुनिया ही वॉर में थी। ये जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जैसे वॉर चल रही थी पूरी दुनिया में, उसी तरीके से इन समय पे भी ये लड़ाइयाँ चल रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय कॉलोनीज थी। अमेरिका में ब्रिटेन, फ्रांस की और स्पेन की कॉलोनी थी, और
एशिया में थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, सब जगह पे कॉलोनीज थी। तो यहाँ पे इन कॉलोनीज में भी कौन ज़्यादा आगे बढ़ेगा, उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। प्रूशिया, ब्रिटेन, हैंगओवर, ये पुर्तगाल, ये एक साइड थे, और फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, स्पेन, स्वीडन, सैक्सनी, मुगल एम्पायर ये एक तरफ थे। ठीक है, तो ये मुगल एम्पायर तो इनके पक्ष में कुछ ऐसा था नहीं, मुगल एम्पायर को तो ऐसे लिखा है, मुगल एम्पायर या इस समय इतना पावरफुल बचा भी नहीं था। लेकिन बेसिकली फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ये वॉर थे उस दौर में। तो उस दौर में फ़ायदा उठा के ब्रिटेन ने कंट्रोल हासिल कर लिया, स्पेशली एशिया में जो कॉलोनीज थी, और अमेरिका में भी कॉलोनीज थी उनमें, और श्रीलंका भी उनमें से एक था। 1796 में भी इनके कंट्रोल में आ गया। आपको कर्नाटिक वॉर होंगे याद होंगे, 7 ईयर वॉर याद होंगे। तो नेपोलियनिक वॉर के बाद और इस दौरान चीज़ें ऐसी हो गई 7 ईयर वॉर के बाद कि ब्रिटेन जो है वो डोमिनेटिंग पावर बन गया कॉलोनियल पावर्स में से। और इसने क्या किया, डच को भी यहाँ से भगा दिया, फ्रांस को भी यहाँ से भगा दिया। तो 1802 आते आते डच जो है वो पूरी तरीके से सारी जो टेरिटरी थी वो ब्रिटेन को सौंप चुका था श्रीलंका में। तो ये चीज़ें हुई। तो अब सारी कॉलोनीज ऑब्वियसली डच से ही श्रीलंका को सीधी ट्रांसफ़र हो गई थी, सिर्फ कैंडी बचा था। और कैंडी के ऊपर शुरुआती समय में इन्होंने अटैक किया 1803 में, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन 1815 आते आते कैंडी किंगडम को इन्होंने जीत लिया और ब्रिटिश ने पूरा श्रीलंका अब अपना बना लिया। श्रीलंका जो है वो ब्रिटेन के अधीन हो गया। हालांकि उसके बाद कई रिबेलियंस हुए, कई रिबेलियंस में ब्रिटिशर्स को हटाने की उन्होंने कोशिश करी, जिसमें से एक ऊवा रिबेलियन था 1840 में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे इन सभी रिबेलियंस को दबा दिया। बेसिकली एक लैंड क्राउन ऑर्डिनेंस 1840 में पास किया था, जिसमें कांदियान लोगों की, कैंडी लोगों की जो ज़मीनें थी उनको भी इन्होंने पूरी तरह से छीन लिया था। और अब इस दौरान क्या हुआ, मिड 19th सेंचुरी में, 1800 में, तो 1800 के बाद का जो दौर था उसमें श्रीलंका की चाय, कॉफ़ी, रबर काफ़ी पॉपुलर थे। और इंडिया की भी चाय, कॉफ़ी आपको ऑब्वियसली आपको पता है, टी बहुत पॉपुलर थी। तो आसाम में और इस क्षेत्रों में टी के प्लांटेशंस लगवाए थे ब्रिटिशर्स ने खूब। श्रीलंका में भी ऐसा किया, और ब्रिटेन ने इसको करने के लिए यूरोपियन प्लांटर्स और इंडियन तमिल वर्कर्स को श्रीलंका में भी शिफ्ट किया, वर्कर्स को, जिसकी वजह से वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो भी परिवर्तित हुआ, चेंज हुआ, डेमोग्राफी बदली, क्योंकि इंडियन तमिल्स वहाँ पे और ज़्यादा संख्या में पहुँचे। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने कुछ डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ ग्रुप्स को फेवर भी किया, जैसे इंडियन तमिल्स को, सिन्हालीज को, जो अपर क्लास थे, जो इनके पक्ष में थे, उनको सपोर्ट किया। यूरेशियन बगलर्स को किया, तो इनको किया। और एक उस दौरान एक असेंबली भी बनाई 909 में, हालांकि उसके पास ज़्यादा पावर थी नहीं, और कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, सिर्फ लोगों को झांसा देने के लिए, एक तरीके से कि आपकी अभी रिप्रेजेंटेशन है। यूनिवर्सल सैफ्रेज जो है उसको ग्रांट किया गया 1931 में। यूनिवर्सल सैफ्रेज क्या होता है, बेसिकली सभी को वोट देने का अधिकार, सभी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हो, सबको यूनिवर्सल सैफ्रेज देने का मतलब है सबको बराबरी से, एक सर्टेन आयु को प्राप्त करने के बाद सबको बराबरी से वोट देने का अधिकार होगा। 1931 में ये हुआ। हालांकि कई जो ग्रुप थे, कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे, चाहे वो सिन्हालीज के हों, तमिल्स के हों, बगलर्स के हों, उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन फिर भी ये वोटिंग राइट सबको मिले। अब श्रीलंका का इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ, जैसे भारत में हुआ, जैसे ऑब्वियसली म्यांमार में भी, मैंने अभी आपको म्यांमार की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई थी तो वहाँ का भी बताया था। उसी तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट समकालीन दौर में ही यहाँ पे श्रीलंका में भी चल रहा था, जिसमें शेलोन नेशनल कांग्रेस बनी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में बनी थी, जिसमें इंडियंस के रिप्रेजेंटेशंस के लिए ब्रिटिशर्स ने ही, ब्रिटिश में एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले बनाई थी 1885 में। उसी तरीके से यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था पोलियाम्बन अरुणचलम। उन्होंने 1919 के दिसंबर में 11 दिसंबर को सेलोन नेशनल पार्टी फॉर्म की थी। उसके बाद इसमें कई लोग जुड़ गए, और ये पार्टी जो है वो ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए लड़ रही थी, उसके लिए कह रही थी कि श्रीलंका को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ये पूरी तरीके से आज़ादी के लिए शुरुआती समय में नहीं कह रहे थे कि हमें पूरी आज़ादी दो, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी शुरुआती समय में पूरी आज़ादी की मांग नहीं करी थी, धीरे धीरे अधिकार मांगने की बात करी थी, लेकिन बाद में आगे चल के वो मूवमेंट बढ़ता गया और फिर पूरी आज़ादी की बात हुई। हालांकि ये जो सेलोन नेशनल कांग्रेस थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी एक विभाजन हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे भी विभाजन हुआ, और विभाजन का कारण था एथनिक और कास्ट डिफरेंसेस। तो इसके कारण क्या थे, तमिलियंस का ये था कि उनको माइनॉरिटी स्टेटस दे रहे थे ये और यहाँ पे, लेकिन उनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं, उनको बराबरी का दर्जा चाहिए था, कि बराबरी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हालांकि तमिलियंस जो हैं उनकी संख्या कम है और उनके पास
उनका आप एरिया देख रहे हैं कि इतना है, लेकिन वो चाहते थे कि उनका 50-50% क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये सेलोन नेशनल पार्टी कांग्रेस जो थी, यानी कि श्रीलंका की नेशनल कांग्रेस, एक अलग ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसने शुरुआती में समय में फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी। एक वो ग्रुप था जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था, जो चाहता था कि ग्रेजुअल चेंज हो। ये वहां का नरम दल हो गया, एक रेडिकल ग्रुप, जैसे इंडिया में नरम और गरम दल थे। रेडिकल मतलब एक सॉफ्ट और एक रेडिकल ग्रुप ऐसे हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सॉफ्ट और रेडिकल ग्रुप था। तो रेडिकल ग्रुप चाहता था कि पूरी आज़ादी चाहिए, जैसे यूथ कोलंबो यूथ लीग थी, जाफना यूथ कांग्रेस थी, इनका बेसिकली था पूरा हमें पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, जैसे बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इंडियन जवाहरलाल नेहरू और ये इनका जब दौर आया, पहले आपको पता है लाल बाल पाल जैसे लीडर थे जो कि रेडिकल ग्रुप में माने जाते थे, जो पूरी आज़ादी की बात करते थे, संविधान पूरी स्वाधीनता की बात करते थे। उसी में गोपाल कृष्ण गोखले और वो लोग जो थे वो क्या कहते थे, वो सॉफ्ट ग्रुप माना जाता था, नरम दल था। उसी तरीके से यहाँ पे भी दो ग्रुप चल रहे थे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का एफर्ट जो था उसकी वजह से आगे चल के ब्रिटिशर्स ने एक सोलबरी कमीशन यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिया, जिसमें श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आगे जो लिखा गया उसका आधार बना। 1944 में ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के बारे में यहाँ पे बेसिस तैयार किए गए। जैसे भारत में 1935 का एक वो आया था, संविधान वो आया था, जिसमें एक 1935 में आया था, क्या बोलते हैं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसी तरीके से उसके बेस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था आगे चल के, जिसको भारत की आज़ादी के बाद लिखा गया। तो उसमें भी आधार बना। उसी तरीके से 1944 में यहाँ पे एक सोलबरी कमीशन आया था। फिर मार्क्सिस्ट लंका समाज पार्टी LSSP जो है मर्ज हुई थी, जिसकी यूथ लीग्स 1935 में इन्होंने पूरी आज़ादी की मांग करी। और ये छोटा ग्रुप होने के बावजूद भी काफ़ी परेशान कर रहा था। इसकी कई एक्टिविटीज़ जो हैं वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चुनौती बनी हुई थी, और ये वायलेंस भी करते थे, और ये बेसिकली यहाँ का रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। इसमें कुछ तमिल लीडर्स भी थे। तमिल लीडर जैसे जीजी पोन्याम्बालम, ये एक इम्पोर्टेंट लीडर थे। इन्होंने सेलोन लेन की पूरी वो जो यूनिफाइड एक आइडेंटिटी है उसको रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने कहा था ऐसा नहीं है कि भाई तमिलियंस को आप इग्नोर कर दो, तमिल एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है, उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, या तो आप हमें 50-50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इक्वल पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये बात इन्होंने करी थी। और सोलबरी कमीशन के ने इनके आइडियाज़ को, इनके व्यूज़ को जो है वो डिसमिस कर दिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, 50-50% तो आपको नहीं मिल सकता, आपकी संख्या कम है, आपको अधिकार मिलेंगे लेकिन 50% रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए, और यहीं से वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तो उस दौरान से ही चल रहे हैं, कॉलोनियल पीरियड से ही चल रहे हैं, जो आगे चल के इतने नासूर बन गए कि इनकी वजह से एक सिविल वॉर हो गया। फिर पहला सिन्हाली तमिल राइट हुआ 1939 में। देखिए उस दौरान तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस दौरान हुआ, जिसमें DS सेनानायके जो कि एक सिन्हालीज ग्रुप के लीडर थे, सिन्हालीज थे बेसिकली, और ये इंपॉर्टेंट लीडर भी थे जो आगे चल के देश के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने कुछ गठजोड़ किए, और ब्रिटिशर्स से इन्होंने ये एक एग्रीमेंट किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश आज़ाद हो जाएगा। ये सब चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे कुछ और भी प्लानिंग वगैरह चल रही थी कि आगे चल के किस तरीके से देश का विकास होगा, किस तरीके से संविधान लिखा जाएगा, किस तरीके से सरकार बनाई जाएंगी। लेकिन उस दौरान सिन्हाली तमिलियंस के बीच में राइट्स भी हो रहे थे दोनों के बीच में, कि ग्रुप में आगे चल के सरकार में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो DS सेनानायके, FR सेनानायके भाई थे और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर भी थे। ये पहले PM भी बने, फर्स्ट PM ऑफ श्रीलंका बनते हैं। अब दूसरे विश्व युद्ध की अगर बात करें, दूसरा विश्व युद्ध कौन लड़ रहा था आपको पता है? अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स में आपको पता है कौन कौन थे? ब्रिटेन, अमेरिका, USSR, कनाडा, ये सब देश थे, और इनकी कॉलोनीज। अब भारत उस समय कॉलोनी किसकी थी? ब्रिटेन की था। तो ब्रिटेन ने मजबूरन भारत को भी इस दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। भारत का कोई इस युद्ध से लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि वो कॉलोनी था भारत ब्रिटेन की, तो उसने इसको धकेल दिया। इसे श्रीलंका को भी धकेल दिया। और दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप था? जर्मनी, जापान और इटली का, जो एक्सिस पावर्स थी। तो इनके बीच में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और दूसरे विश्व युद्ध में श्रीलंका ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, अपना बेस दिया, और बेस देना पड़ा। जो जापानीज के खिलाफ जापान दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध लड़ रहा था, तो जापान ने जो है कोलंबो पे अटैक किया था 1942 में। आपको पता है जापान बहुत पावरफुल था उस समय,
इंपीरियल जापान बहुत स्ट्रांग था, चाइना को पूरी तरीके से खदेड़ रखा था, बर्मा तक इनकी आर्मी आ चुकी थी, इंडियन बॉर्डर्स को पार करने वाली थी। और ऑब्वियसली उस समय इंडिया में भी कुछ ऐसे ग्रुप थे जैसे आज़ाद हिंद फौज और ये, वो चाहते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम ब्रिटेन का साथ क्यों दें, हम जापान का साथ दें, इससे अच्छा कि ताकि जापान जो है वो भारत से ब्रिटेन को निकालने में हमारी मदद करे। तो वो एक अलग समस्या थी, एक अलग सोच थी उनकी। हालांकि बर्मा में भी ऐसा हुआ, बर्मा में भी लोगों ने क्या सोचा कि जापान को अगर हम सपोर्ट करें और जापान को यहाँ पे अपने साथ लेके आए तो बर्मा से ब्रिटेन को भगा सकते हैं। लेकिन उनको बाद में ये लगा कि जापान तो है खुद बर्मा को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। ये बात मैंने जापान बर्मा के इतिहास में आपको पढ़ाया था, म्यांमार जिसे आज के समय कहते हैं। तो ये सब चीज़ें उस समय हो रही थी। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें चल रही थी। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ पॉलिटिशियंस वो चाहते थे कि यही एक अच्छा मौका है कि हम ब्रिटेन को कमज़ोर कर दें और ब्रिटेन को हमारे देश से निकाल दें, जापान को सपोर्ट करना चाहिए हमें तो उल्टा। और कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सेना नायके, DS सेना नायके, ये चाहते थे कि हम इस समय पे ब्रिटेन का ही साथ दें और ब्रिटेन के साथ हम कुछ इस समय संबंध वो इस्टेब्लिश कर लें, कुछ एग्रीमेंट साइन कर लें कि भाई हम अभी आपकी मदद कर रहे हैं लेकिन बाद में हम आप हमें आज़ादी दोगे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो ये उस दौर में हो रहा था। तो आप मैप देख लीजिए, सेलोन ब्रिटेन का पार्ट, यहाँ पे इंडियन एम्पायर में भी ब्रिटिशर्स का राज था और जापान यहाँ तक पहुँच चुका था, बर्मा तक। इवन कोलंबो पे भी अटैक किया था, बॉम्बार्डमेंट किया था। सेना नायके ने उस समय ब्रिटिशर्स के साथ टाइज को मजबूत किया, कोलंबो को एक बेस बनाया और कई सारे ईस्ट में जो ऑपरेशंस हुए उसमें कोलंबो ने एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। और उस दौरान कई लोग ऐसे भी थे जो कि क्या कर रहे थे, चाहते थे कि मार्क्सिस्ट का व्यूज़ था कि हमें जापान को सपोर्ट करना चाहिए। कई और ग्रुप्स थे, उनका मानना था कि हमें ब्रिटेन को यहाँ पे कमज़ोर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। मार्क्सिस्ट का उस समय अपना व्यू जो चल रहा था, मार्क्सिस्ट की कंटिन्यूसली वो चलती है फिलोसॉफी, आप जानते हैं कि वो चाहते थे कि प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन हो। प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन कार्ल मार्क्स का जो एक रिवॉल्यूशन है जिसमें सब मजदूर और सब वर्कर्स जो है अपना रिवॉल्यूशन करें और अपना सोशलिस्ट स्टेट जो है स्ट्रक्चर करें, स्टेट को जो है फॉर्म करें, वो भी चल रहा था। इस समय एक म्यूटिनी भी हुई, जो सेलोनियन जो गैरिसन्स थे उनमें एक छोटी म्यूटिनी भी हुई, हालांकि उस म्यूटिनी को दबा दिया गया। ये सब चीज़ें हुई। कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो कि जापान के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते थे। ये सब चीज़ें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चल रही थी। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो थे DS सेना नायके को जिनको लीड कर रहे थे उनको सक्सीड हुआ और उसकी वजह से बाद में आज़ादी भी मिली। और एक 1944 का संशोधन आया बेसिकली, जिसमें ये कही गई कि आगे आज़ादी मिलेगी और कई सारी बातें हुई और हम कॉलोनियल एक डोमिनियन स्टेटस देंगे और आज़ादी देंगे श्रीलंका को, ये बातें हुई। अब आज़ादी का जो दौर है वो शुरू होने वाला था डोमिनियन स्टेटस का 1948 में, उसकी बात करते हैं। डॉन स्टीफन सेना नायके यानी DS सेना नायके एक सिन्हाली लीडर थे, लेफ्ट शेलालांग। इन्होंने क्या किया, सेलोन नेशनल कांग्रेस को, CNC जो थी उसको छोड़ दिया और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई 1946 में, यूनाइटेड नेशन पार्टी UNP। इसका कारण क्या था, क्योंकि भाई कुछ जो पुराने लीडर्स थे उनके साथ इनके डिसएग्रीमेंट हो रहे थे और इन्होंने क्या है कि सॉलबरी कमीशंस को ध्यान में रखते हुए अपना जो है वो माहौल बना लिया था कि इनको आगे प्रधानमंत्री बनना था, अपनी अलग से पार्टी बना ली। 1947 में जो इलेक्शन हुए उसमें उनकी पार्टी जीत भी गई और इन्होंने एक कोलिशन भी बनाया। हालांकि इनको सीट जो है वो ज़्यादा मिली नहीं, माइनॉरिटी में सीट मिली थी, लेकिन इन्होंने सिन्हाला महासभा के साथ और सोलोमन भंडारिनके के साथ और तमिल कांग्रेस के साथ जो है, जो कि जीजी पोनम बालम की पार्टी थी, इनके साथ मिलके एक कोलिशन बना लिया। और कोलिशन भी इस तरीके का बना जिसमें सिन्हाला भी आ गए और तमिलियंस भी आ गए। तो ये एक इनका मतलब बहुत ही क्लेवर पॉलिटिकल मूव था, जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट बन गई 1947 में। यानी प्री ये वो इलेक्शन हो रहे थे ना, जो मतलब देश में एक जो पहले से इलेक्शन हो रहे थे, जो असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, उसकी बात है। आज़ादी बाद में मिली, उसके पहले के इलेक्शंस की बात है। अभी भी क्या है कि पोनाबालम जो एक तमिल नेशनलिस्ट लीडर थे, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, इन्होंने जब इनका सपोर्ट किया, सिन्हाली लीडर UNP पार्टी का सपोर्ट किया, तो कई तमिलियंस जो है वो इनसे नाराज हो गए, जिसकी वजह से तमिल अरासू करची नाम की पार्टी आई, एक फेडरल पार्टी बनी। उसके बाद इन्होंने, इनका मकसद ये था, जिसमें SSV चेलावरयम थे, इनका ये था कि तमिलियंस को उनके अधिकारों का क्या, वो तो मिले ही नहीं, हमें 50% जो मिलना चाहिए था, हमने जो हमारी मांग थी 50% रिप्रेजेंटेशन की, वो तो पूरी हो ही नहीं रही, हमें तो ऑटोनॉमी मिल ही नहीं रही। तो उसके बाद ये चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही थी। अब 1948 की 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस आता है
श्रीलंका का। श्रीलंका को डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है, जिसमें ये होता है बेसिकली कि आपको अपने देश के सारे इंटरनल मैटर्स में आप ही के अधिकार होंगे, इसमें ब्रिटेन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन फॉरेन अफेयर्स में और आपकी मिलिट्री को ब्रिटेन जो है वो अभी भी मैनेज करेगा। तो ये ब्रिटेन के पास अधिकार थे अभी भी, इनके आर्म फोर्सेस के एयर और जो नेवी था उनका, सभी का इनके पास अधिकार था। उसके बाद DS सेनानायका जो है वो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं 1949 में। जो कांद्यान सेनालीस है उनके सपोर्ट से UMP गवर्नमेंट जो है वो डिफ्रेंचाइज और इंडियन तमिल प्लांटेशन वर्कर्स करती है। बेसिकली जो इंडियन तमिल वर्कर्स जो श्रीलंका में थे उनको डिफ्रेंचलाइज कर दिया जाता है। बेसिकली उनके सिविलियंस अधिकार छीन लिए जाते हैं, उनके सिविलियन अधिकार मतलब वोट डालने के अधिकार कर दिए जाते हैं, उनको उनके सिटीजनशिप अधिकार खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सेनानायक जब 1952 में उनकी मृत्यु होती है, उनके बेटे डोलगी जो है डुडले जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। डुडले 1953 में रिजाइन कर देते हैं क्योंकि एक जनरल स्ट्राइक हो जाती है UNP के अगेंस्ट। फिर जॉन कॉटनवाला जो है वो PM बनते हैं, उनके समय पे भी जो है स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, लैंग्वेज इशू, तमिलियंस और सिन्हालीज के बीच में कुछ इश्यूज थे। तो ये वो दौर था, आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली देश के अंदर देश को चलाने के लिए कई इश्यूज आए। ये मैंने आपको बांग्लादेश में भी पढ़ाया, पाकिस्तान के इतिहास में भी, नेपाल में भी बताई ये चीज़ें मैंने आपको, म्यांमार में भी बताई। ये सब जगह ही हुआ है, ये सब जगह ही आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आसपास के क्षेत्रों में नजर आता है, इवन दूसरे देशों में भी, कि आज़ादी मिलने के बाद भी स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही जितना कि सोचा गया था, जितने की ड्रीम रहे होंगे उन फ्रीडम फाइटर्स के। ठीक है, उसके कई रीजंस थे, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, सीधा कोई भी वायलेंस नहीं होती, उसके पीछे के कारण तो हैं। तो अब उसकी बात करते हैं क्या क्या कारण रहे और क्या क्या चल रहा था उस समय। 1956 में सिन्हाला जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, तमिल को सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। इससे कई लोग नाराज रह गए। प्रीवी काउंसिल्स की जो अथॉरिटीज है उनको रिमूव कर दिया गया, प्लांटेशंस जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। इसके बाद सिन्हाला एक्ट आया, सिन्हाला एक्ट ओनली आया, ओनली सिन्हाला एक्ट। इसका बेसिकली मतलब था कि सिन्हाला को मेन लैंग्वेज बना दी गई बिजनेस और एजुकेशन में, और तमिल को उतना महत्व नहीं दिया गया। तो ये जो लैंग्वेज पॉलिसी थी इसकी वजह से देश भर में देशव्यापी जो है वायलेंस हुई, राइट्स हुए, और सिन्हालीज और तमिलियंस के बीच में कोलंबो में 1958 के बड़ी वायलेंस हुई। सरकार ने गलती करी, गलती क्या करी, तमिलियंस के अधिकारों को कम करना, उनको सेकेंडरी बनाना, सिन्हालीज को महत्व देना, मेजोरिटी को सपोर्ट करना, तमिलियंस को बैकफुट पे धकेलना। और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा श्रीलंका को। श्रीलंका के पूरे इतिहास में एक बड़ा जो है आपको डार्क पीरियड नजर आएगा अब आगे, जिसमें हम कहते हैं उसका जो है क्या है, सिविल वॉर। इस सिविल वॉर की बात करेंगे अभी। इस दौरान जो है बंडरानाइके की गवर्नमेंट बनती है। जो श्रीमानो बंडरानाइके, इनके पिताजी जो हैं वो एक फ्रीडम फाइटर थे। ये दुनिया की, पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं 1960 में, और उसके बाद ये 3 बार प्रधानमंत्री रही हैं 1960 से 94 के बीच में। और इनके दौरान जो है श्रीलंका पहले डोमिनियन स्टेटस में था, उसके बाद में तो देश फुल फ्रीडम भी हुआ। इनके दौरान क्या हुआ, एक तो एक लेफ्टिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी सिन्हाली ग्रुप की, जिसका नाम था JVP, जनता विमुक्ति पेरामुना, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट फेज की पार्टी थी, जिसके लीडर थे रोहन्ना विजयवीरा। तो ये जो थे, ये इस दौरान कई सेलोन कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने जो है उसमें फ्रस्ट्रेट होके या इन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। और ये इन्होंने क्या किया कि जो स्टूडेंट्स थे, अनएम्प्लॉयड यूथ थे, उसको इन्होंने अट्रैक्ट किया अपने भाषणों और स्पीचेस के माध्यम से, और मार्जिनलाइज कास्ट जो थी उनको इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और इन्होंने अलग अलग जगहों पे एजुकेशन कैंप्स वगैरह चलाए, मार्क्सिज्म और मिलिट्री स्किल्स लोगों को सिखाए। और 1970 में यूनाइटेड फ्रंट के खिलाफ को इन्होंने एक बार सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी कई बार थ्रेट वगैरह उनको देते रहते थे, वायलेंस की थ्रेट देते रहते थे जब इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती थी। तो एक वायलेंट पार्टी थी ये JVP। फिर विजयवीरा को अरेस्ट किया गया था 1970-71 में। तो उसकी वजह से एक अपराइजिंग लॉन्च की गई थी इस पार्टी के द्वारा, JVP पार्टी के द्वारा, और ये बड़ी इंसर्जेंसी थी। ये इंसर्जेंसी इस्टेब्लिश हुई 1971 में, और उस समय इसके जो इंसर्जेंट्स थे वो यूथ थी, पुअरली आर्म थे, हालांकि बहुत ज़्यादा उनके पास बेहतर इक्विपमेंट्स और वेपन्स नहीं थे, लेकिन श्रीलंका भी उस समय रेडी नहीं था इस इंसर्जेंसी को कंप्लीटली हटाने के लिए। तो इसने इंडिया से मदद मांगी थी उस समय। तो इंडिया ने अपनी नेवल फोर्स और ट्रूप्स भेजे थे इस इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए। और श्रीलंकन आर्मी उस समय बहुत कमज़ोर थी, मतलब लैकिंग कॉम्बैट एक्सपीरियंस उनके पास था नहीं, कोई युद्ध लड़ा नहीं था, देश अभी आज़ादी हुआ था, और उसमें भी
ब्रिटेन इनकी आर्मी को काफ़ी समय तक मैनेज कर ही रहा था। 10,000 के आसपास इंसर्जेंट्स जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, उनकी यहाँ पे डेथ हुई, कई लोग मारे गए युद्ध में, क्योंकि बहकावे में आई हुई युद्ध थी वो ज़्यादातर जेवीपी पार्टी की, और वो इस तरीके से इंसर्जेंसी के माध्यम से सरकार को दबाना चाहती थी। कई बड़े लीडर्स को जेलों में डाला गया, और जो बच्चे थे, लड़के थे, उनको अमनेस्टी दी गई, उनको माफ़ी दी गई, उनको छोड़ दिया गया। ये चीज़ें हुई। फिर उसके बाद 6 साल की इमरजेंसी रही। इन दौरान जो ये जेवीपी इंसर्जेंसी चली, जेवीपी उसके बाद इनएक्टिव रही, इनको कई जगहों पे हटाया गया। लेकिन इस दौरान क्या है, तमिलियंस के बीच में और सिन्हालीज के बीच में जब टेंशन एक्सेलरेट हुई, तो ये जो जेवीपी पार्टी थी, इसने अपना मार्क्सिस्ट स्टांस जो है उससे को तो साइड में कर दिया, और इन्होंने कहा कि हम तो सिन्हालीज हैं, तो हमें सबसे पहले अपने सिन्हालीज नेशनलिटी जो है उसकी पोजीशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और इन्होंने तमिलियंस के खिलाफ जो है इंसर्जेंसी शुरू कर दी। तमिलियंस के खिलाफ इन्होंने राइट्स करने शुरू कर दिए, एंटी तमिलियन राइट्स उसकी वजह से 1983 में हुए, और उसके बाद जेवीपी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। 1987 में आगे चल के सिन्हाली नेशनलिज्म जो है जब ग्रो हुआ, अवेयरनेस ज़्यादा हुई, तो इस दौरान पैट्रियोटिक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इमर्ज हुआ, जो आप देखना सकते हैं कि वो भी जेवीपी का ही एक ग्रुप था, और इस तरीके से चीज़ें लिखी। लेकिन बाद में जेवीपी के पास लीडरशिप नहीं रही, और वो लड़के ही थे मिलिट्री, और उनके पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था नहीं। इसकी वजह से वो कोई सिग्निफिकेंट ऑफेंसिव गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेजेंट कर नहीं पाई। तो 1971 से कुछ समय के लिए रहा, लेकिन आगे जेवीपी का इंसर्जेंस नहीं हुआ। आगे किसका रहा? लिट्टे का। लिट्टे के आगे हम बात करेंगे। अब रिपब्लिकनिज्म का दौर आता है। 22 मई 1972 को पूरी तरीके से स्वायत्त कर दिया जाता है, और डोमिनियन स्टेटस से ही इसको फ्री कर दिया जाता है। अब श्रीलंका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका बन जाता है। 1977 में क्या होता है कि बनरायने की जो गवर्नमेंट थी उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, और उसकी वजह से आगे चल के जूनियस जयवर्धने जो हैं वो इलेक्शंस जीत जाते हैं। जूनियस जयवर्धने जो हैं वो जीतने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में हम जाएंगे, नए चेंजेस लेके आएंगे। वो उसके दौरान TULF जो तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है, वो एक पार्टी जो होती है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्टी बन जाती है, ऑफिशियल ऑपोजिशन बन जाती है। तो तमिल पार्टी जो है वो तो एक ऑपोजिशन बन गई, और यहाँ पे जूनियस जयवर्धने की जो पार्टी है जो सिन्हालीज की थी वो मेन पार्टी बन गई। तो सिन्हालीज ग्रुप और श्रीलंकन ये जो तमिल्स थे ये एक दूसरे के अपोजिशन में थे, अभी पॉलिटिकल में पार्टीज में भी। फिर जयवर्धने ने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया, और उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटा के प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया, और सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट को मिल गई। और उसके बाद जयवर्धने पहला प्रेसिडेंट भी बन गया। इससे पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो जूनियस जयवर्धने थे वो पहले प्रधानमंत्री बने, पहले राष्ट्रपति बने। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं वो, और प्रेसिडेंट भी रहे, सेकंड प्रेसिडेंट थे, लेकिन इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहले प्रेसिडेंट थे। तो जूनियस रिचर्ड जयवर्धने इनकी बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो पुरानी प्रधानमंत्री थी बंद्रा नायके, उनको पावर मिसयूज करने के लिए अक्यूज़ किया। उसके बाद उनको बैन कर दिया गया गवर्नमेंट से कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकती। ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद उनका बेटा अनूरा जो है वो FP पार्टी का मेन मुखिया बन गया। ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में तमिलियंस के लिए कुछ कंसेशंस रखे गए, तमिल को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, और कुछ उनके जो ग्रीवेंसेस थे, जो उनकी डिमांड्स थी, उनको पूरा किया गया। जैसे यूनिवर्सिटी एडमिशन वगैरह के क्राइटेरिया में सिन्हालीज को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और उनको एक प्रॉपर रिजर्वेशन दिया गया था। मेजोरिटी होने के बाद भी रिजर्वेशन सिन्हालीज को था, तो उसको भी कम किया गया। लेकिन फिर भी जो टेंशन थी तमिलियंस और सिन्हालीज के बीच में वो कम नहीं हुई, क्योंकि इस दौर में तमिल टाइगर्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट ग्रुप जो है वो राइज हो चुका था, लिट्टे का ग्रुप, जिसकी मैं आगे बात करूँगा आपसे। और इसने कहा कि नहीं अब बात बनेगी नहीं, अब तो हमें अलग स्टेट चाहिए। और उसका मुखिया कौन था? ये लिट्टे प्रमुख विलाबाई प्रभाकरण, बहुत बड़ा सरगना था ये इस गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस दौरान क्या हो रहा था इसकी आगे मैं बात करूंगा ही आपसे। तो इस दौरान वायलेंस जो हो रही थी लिट्टे के द्वारा, इसके द्वारा, तो उसके खिलाफ एक स्टेट इमरजेंसी एक्ट जो है वो इनेक्ट कर दी गई। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 79 में ये किया गया था। सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में हुई नहीं थी।
इसमें क्या हुआ कि ह्यूमन राइट्स कई वायलेट किए गए, जिसकी वजह से तमिलियंस जो है वो और ज़्यादा भड़क गए और सिचुएशन ख़राब हो गई और भी ज़्यादा, जिसकी वजह से कई सारे आर्म्स ग्रुप और मिलिटेंट ग्रुप जो है उनका राइज हुआ और उसकी वजह से सिचुएशन जो है वो और ख़राब होती चली गई और सिचुएशन इस तरीके की हो गई कि सिविल वॉर शुरू हुआ, जो अगले कितने सालों तक चला, 1983 से 2009 के बीच में। 17 और 9 कितने साल होते हैं, 23 साल, सॉरी 25 26 17 और 9 यानी कि 26 साल तक ये युद्ध चला है। तो जुलाई 1983 में एक बड़ी घटना हुई। क्या हुई कि श्रीलंका में तमिलियन टाइगर्स ने तकरीबन 13 श्रीलंकन आर्मी सोल्जर्स को अम्बुश कर दिया, मार दिया। तो ये जो तमिल टाइगर्स थे, जिनका नाम है, ये आपको मैं अभी पूरा नाम बता देता हूँ, लिट्टे। लिट्टे मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। तमिल इलाम मतलब एक अलग राज्य की मांग करने वाला जो स्टेट था उसे तमिल इलाम कहते थे ये। तो उसकी मांग करने वाला ये जो ग्रुप था, जिसे वेलु पिलाई प्रभाकरन लीड कर रहा था, इस ग्रुप ने क्या करा, इस सिविल वॉर को लीड किया तमिलियंस की तरफ से। हालांकि और भी कई ग्रुप्स थे और कई तमिलियन ग्रुप्स ऐसे थे जो कि लिबरेशन ग्रुप या लिट्टे को सपोर्ट नहीं करते थे, कई करते भी थे। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, कई तमिलियन ग्रुप्स थे, कई सिन्हालीज ग्रुप थे, इनके बीच में यहाँ पे सिविल वॉर चला। इस वोटर लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए कि कौन तमिलियन है, कौन सिन्हालीज है, सिन्हालीज राइटर्स ने टारगेट किया तमिल कम्युनिटीज़ को, उनके घरों को जलाया, उनके शॉप्स को जलाया और जाफना लाइब्रेरी को जलाया। कई तरीके के वॉर क्राइम्स हुए। ऑब्वियसली बच्चों को, बूढ़ों को मारा गया, औरतों के साथ रेप जैसी चीज़ें हुई। ये सब चीज़ें श्रीलंका में चली, दोनों ग्रुप्स के बीच में हुई। ऑब्वियसली हर तरफ के ग्रुप्स में इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो इस तरीके का वॉर क्राइम्स करते हैं ताकि दूसरी कम्युनिटी में भय का माहौल क्रिएट किया जा सके। तो तमिल टाइगर्स ने ये क्षेत्र जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, इसे क्लेम किया कि इसे एक सेपरेट कंट्री बनाया जाए, अलग देश बनाया जाए जो तमिल भाषी क्षेत्र है उसे। और इधर वाला जो हिस्सा है येलो कलर में, इसे कहा कि ये आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अब ये चीजें उस समय चल रही थी। अब श्रीलंका ऑब्वियसली उसकी गवर्नमेंट ये कभी होने देगी क्या, वो अपना अलग देश बनाने देगी क्या, अपनी धरती में से नहीं होगा। तो ये इसे कहा गया इलाम। इलाम यानी तमिल इलाम, वो क्षेत्र जो कि तमिलियंस के द्वारा और इनके द्वारा कहा गया कि हमें मिलना चाहिए। अब कुछ सिन्हालीज जो हैं वो तमिल, अपने जो नेबर तमिलियंस थे उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि हिंसा ना हो, निर्दोष लोगों को ना मारा जाए। ऐसा ही तमिलियंस भी कर रहे थे कि सिन्हालीज के खिलाफ हिंसा ना हो। लेकिन गवर्नमेंट किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को खराब होने दिया। गवर्नमेंट जो है उस समय सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से 400 से 3000 के बीच में लोग कुछ ही समय में मारे गए। 18,000 तमिलियंस के घरों को तबाह कर दिया गया। 1.5 लाख से ज़्यादा तमिलियंस जो है यहाँ पे अपना घर बार छोड़ के, देश छोड़ के भाग गए, कई यूके और कनाडा भाग गए। तो तमिलियन डायस्पोरा जो है वो भी यहाँ पे प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद ये जो लिट्टे ग्रुप था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, ये विलोपाई प्रभाकरण का ग्रुप, इसने गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंका के आर्मी के खिलाफ। इन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स, असैसिनेशन अटैम्प्ट्स और कई कन्वेंशनल वॉरफेयर्स के टैक्टिक्स अपनाए कि वो चाहते थे कि हम अब श्रीलंका के खिलाफ ऐसा युद्ध करेंगे कि श्रीलंका को मजबूर होकर हमें एक अलग देश देना पड़ेगा। इसमें कई बड़े असैसिनेशन हुए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उस समय, तो राजीव गांधी का असैसिनेशन किया गया 1991 में। उसका कारण क्या था, असैसिनेशन क्यों हुआ राजीव गांधी का, सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, सिविल वॉर पर वीडियो बनाऊंगा तभी भी बताऊंगा। लेकिन अभी भी थोड़ी सी बात बता देता हूं कि राजीव गांधी पहले, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पहले तमिलियन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही थी, इवन लिट्टे को भी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन बाद में लिट्टे एक एक्सट्रीम ग्रुप हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस वगैरह करने लग गया। और इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक संधि करी, श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड्स 1987 में, 87 में, जिसमें यह हुआ कि अब तमिलियंस को कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन एक सेपरेट कंट्री नहीं मिलेगा। तमिलियंस को उनके अधिकार मिलेंगे, उनका मार्जिनलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इसके बदले यह होगा कि तमिलियन ग्रुप्स जो हैं, इंक्लूडिंग लिट्टे, ये सब अपने हथियारों को त्याग देंगे, हथियारों को ड्रॉप कर देंगे, सिविल वॉर खत्म हो जाएगा। लिट्टे इस चीज़ में माना नहीं, तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई। पर उस समय के प्रधानमंत्री 1987 में कौन थे, राजीव गांधी। उन्होंने भेजी और कहा कि हम इस सिविल वॉर को खत्म करेंगे। लेकिन वो सिविल वॉर खत्म तो हुआ नहीं, इवन इसके टारगेट में आ गए कौन, राजीव गांधी। और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, नई सरकार बनी, तो उस समय जब ये तमिलनाडु के एक दौरे पे थे, चुनाव प्रचार में थे, तो उनको असैसिनेट कर दिया गया। एक महिला बॉम्बर के द्वारा, सुसाइड बॉम्बर के द्वारा राजीव गांधी को मरवा दिया गया।
ठीक है। तो 1991 में इवन श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो थे राणा सिंघे प्रेमदेसा, उनको भी असैसिनेट करा दिया गया लिट्टे के द्वारा। तो ये प्रेम उस समय लिट्टे कर रहा था। श्रीलंका में इलाम वॉर हुए, 4 इलाम वॉर हुए, उनमें इस तरीके की स्थिति थी, कंटिन्यूसली वॉर चल रहे थे। उसके बाद इंडिया ने इंटरवेंशन किया ऑब्वियसली 1987 से 90 के बीच में, लेकिन वो फेल हुआ। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी की सरकार फिर हट गई, उसके बाद पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया गया, और वो पीस कीपिंग फोर्स जो है वो अभी इस समय तक हालातों को पूरी तरह से ठीक कर नहीं पाई थी, और वो चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। श्रीलंकन सिविल वॉर पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि कितना इंटरवेंशन हुआ था इंडिया का। अभी तो पूरा इतिहास हम श्रीलंका पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर आधे घंटे चर्चा नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। सीज फायर और निगोशिएशन हुए 1990 से 2000 के दौर तक कंटिन्यूसली हुए, लेकिन कोई भी ज़्यादा सफलता किसी को हासिल हुई नहीं। 2006 में श्रीलंकन गवर्नमेंट में जब प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षे चुनाव जीतते हैं, उसके बाद उन्होंने मैसिव मिलिट्री कैंपेन किए लिट्टे के खिलाफ, और 2009 आते आते लिट्टे की जो टेरिटरीज हैं उनको कैप्चर करते गए, और 18 मई 2009 को लिट्टे को पूरी तरह से डिफीट कर दिया गया, प्रभाकरण को मार दिया गया, और सिविल वॉर का अंत हुआ। तो ये सिविल वॉर का अंत हुआ 2009 में। हालांकि तमिलियंस की जो डिमांड्स थी उनको पूरी तरह से पूरा फुलफिल नहीं किया गया। इस सिविल वॉर में 80,000 से 1 लाख के बीच में लोग मारे गए। लिट्टे के फाइटर, सिविलियंस, गवर्नमेंट फोर्सेस के कई लोग इसमें मारे गए। इसके बाद वॉर क्राइम्स के भी एलिगेशंस लगे, श्रीलंकन गवर्नमेंट पे भी, मिलिट्री पे भी, लिट्टे पे भी लगे। ये सब चीज़ें चली गई, और कैजुअलिटी इम्पैक्ट्स के इस तरीके से आप देख सकते हैं। आफ्टरमैथ और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीरियड की बात करें तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी अक्यूज़ किया गया कि उन्होंने वॉर क्राइम्स को सही से एड्रेस नहीं किया, इन्होंने तमिल एरियाज़ को प्रॉपरली मीनिंगफुल ऑटोनॉमी नहीं दी, उनको मार्जिनलाइज किया। ये सब चीज़ें यहाँ पे कही गई, दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया इनको। जनवरी 2010 में महिंद्रा राजपक्षे फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं। 59% वोट इनको मिलते हैं, क्योंकि सिविल वॉर खत्म हो गया करने की इनको वो मिलती है, एक तरीके से इज्जत मिलती है, उसका रिवॉर्ड मिलता है। हालांकि जिस जर्नल ने सरफ फोंसेका जिसने प्रभाकरण को हराया था बेसिकली वॉर में लीड किया था, उस व्यक्ति को डिफीट कर दिया जाता है। वो अपोजिशन लीडर होते हैं, और उस समय उनको फिर अरेस्ट भी कर लिया जाता है, मिलिट्री कोर्ट में भी उनको पेश किया जाता है। बेसिकली पावर में रहने के लिए राजपक्षा ने ये चीज़ें भी करी, ऐसा माना जाता है। फिर जनवरी 2015 में राजपक्षा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं। यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस गड़बड़ होती जा रही थी, और मिथिलीपा सिरिसेना जो है वो अपोजिशन लीडर जो है, कॉमन प्रेसिडेंट, सबके बाकी पार्टियों के मेन वो नेता होते हैं, वो जीत जाते हैं। फिर राजपक्षा को पावर से हटा दिया जाता है। रनिल विक्रम सिंघे जो हैं वो आगे चल के जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं, और फिर एक यूनियन गवर्नमेंट चलती है, यूएनपी और एसएल-एफपी की। फिर आगे चल के क्या होता है, 2019 के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो होते हैं मैथिलपाला सिरिसेना, वो री इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो गोटबाया राजपक्षा जो कि वॉर टाइम चीफ मिनिस्टर होते हैं और पुराने एक्स प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षा के भाई भी होते हैं, ये चुनाव जीत जाते हैं। गोटबाया राजपक्षा जीत गए तो वो तो प्रेसिडेंट बन गए, और महिंद्रा राजपक्षे जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये दोनों भाई वापस जीत गए, महिंद्रा राजपक्षे और उनके भाई जो क्या नाम है इनका, गोटाबाया राजपक्षा, ये जीत गए। 2010 से अगर बात करें श्रीलंका की अगर इकोनॉमिक कंडीशंस की, तो वो गड़बड़ रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे डेप्थ जो है, इनके ऊपर कर्जा जो है वो बढ़ता गया, और इनकी जीडीपी का 110% हो गया 2021 आते आते। जीडीपी का आप देखिए 2010 से लेकर 2025 तक की स्थिति को, आगे 2025 का भी वो एस्टिमेट दिया गया है, 2024 की स्थिति देखिए, तो यहाँ पे कितना एक्सपोनेंशियली जो है डेप्थ बढ़ा है श्रीलंका पे, कितना ज़्यादा डेप्थ बढ़ा है। इसकी वजह से यहाँ पे देश भर में प्रोटेस्ट हो गए। प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए श्रीलंका मिलिट्री ने कुछ प्रयास करे, लेकिन वो हुआ नहीं। क्लैशेज हुए, कर्फ्यू लगाए गए, कोलंबो की स्थिति गड़बड़ हो गई, राष्ट्रपति भवन को घेर लिया गया। राष्ट्रपति भवन को घेरने की वजह से गोटाबाया राजपक्षा और उनके भाई जो है वो मालदीव भाग गए। 9 जुलाई 2022 की ये बात है। आपको पता होगा श्रीलंकन क्राइसिस जो हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत स्थिति खराब हुई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर जो रानिल विक्रम सिंघे थे, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। उसके बाद विक्रम सिंघे को फिर से प्रेसिडेंट बनाया गया, जो एक बार के लिए तो उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन बाद में बनाया गया था, और राजपक्षा को एग्जिट
कर दिया गया है यहाँ से। तो ये स्थिति चल रही है। अब थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो गड़बड़ चल रही है। हालांकि जो सिविल वॉर वाली स्थिति है वो तो खत्म हो गई। इवन अभी भी दरार तो है किन के बीच में, जो उनका एथनिक ग्रुप है तमिलियंस और सिन्हालीज के बीच में, लेकिन फिर भी सिविल वॉर जैसी स्थिति नहीं है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियो से रिलेटेड PDF और इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको अप्रोप्रिएट प्राइस में मिलेंगे, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, उनसे रिलेटेड नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट मुहैया कराए जाते हैं। चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इवन ऐप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो, उसका मोस्ट वेलकम है। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू नेक्स्ट क्लास।